हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल वेलकम टू कृष्णा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं। आज हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस पेपर्स को हम सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो 2 फरवरी 2026 बिहार बोर्ड में हुए थे। और मैं दोस्त बता दूं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लगभग 50 पूरे हो जाएंगे तो आपके साथ ऑनलाइन ऑनलाइन हम मैथ्स को डिस्कस करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आज का जो पेपर हो रहा है 3 फरवरी 2026 को, तो मैं 6 बजे ऑनलाइन आपके साथ मैथ्स को डिस्कस करना चाहता हूं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगभग 50 पूरा होते ही हमारे लाइव क्लास के लिए अनलॉक हो जाएगी। जो यूट्यूब रूल होती ऑनलाइन, जो 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते लाइव सेशन के लिए हमारी चैनल अनलॉक कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए हम बायोलॉजी पेपर्स को डिस्कस करने वाले हैं जो 2 फरवरी 2026 को आपके साथ आप दिए थे पेपर। हम उसको आज सॉल्यूशन करने वाले हैं, और ठीक आज शाम को 6 बजे हम मैथ्स के सॉल्यूशन को डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए चलिए हम आज बायोलॉजी के पेपर्स को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, फर्स्ट जो सेट ए है, आपके आपके साथ जो सेट ए पेपर हुआ था, सेट ए के सारे क्वेश्चंस हमने लिख रखी है। मतलब 1 से लेकर 70 क्वेश्चन सभी को हमने नोट कर लिया है, और वो क्या है, सेट ए के। ठीक है, और मैं बता दूं, चाहे सेट ए हो, बी हो, सी हो, जो भी आपके पास सेट है, उन सभी का आंसर की इसी यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट के अंदर होंगे। और साथ में एक जो लिखा हूँ, ये जो क्वेश्चंस आपको सेट ए का 1 से लेकर 70 तक पूछे गए जो भी क्वेश्चंस होते हैं, ये भी सब कम्युनिटी पोस्ट कर दे, इसकी पीडीएफ पाइल अप होगी। ठीक है, वहाँ से दोस्त आप बिल्कुल देख लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आज शाम को 6 बजे हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स के। जो आज पेपर आप लोग अभी दे रहे हैं, उस पेपर को 6 बजे हम डिस्कस करना चाहते हैं। अगर आप लोग 50 सब्सक्राइबर पूरा कर देते हैं तो हम आज ही हम आपके साथ ऑनलाइन लाइव सेशन में जुड़ेंगे आपके साथ मैथ्स को लेकर। ठीक है दोस्त, चलिए हम बायोलॉजी को डिस्कस करते हैं। एक एक क्वेश्चंस को बायोलॉजी को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन जो आपके साथ पूछा गया है कि इफ अ पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है। किसी कोई पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, एंड व्हाट वुड बी द अदर जीनोटाइप क्या होगा। ठीक है, इफ अ पर्सन ब्लड ग्रुप ए बी है तो व्हाट विड बी हिज या हर जीनोटाइप क्या होगा। अब सोचिए, किसी पर्सन की ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकती है। हम अभी RH पॉजिटिव को कंसेप्ट में नहीं रखेंगे। अभी हम नॉर्मल तरीके से सिंपल वे में सोचेंगे। एक पर्सन के ब्लड ग्रुप क्या हो सकती है, ए हो सकती है, बी हो सकती है, ओ हो सकती है, और ए भी हो सकती है। ये 4 ही कंडीशन है ना एक पर्सन के ब्लड ग्रुप होने की कंडीशन। या तो ए हो सकती है, या बी हो सकती है, या ए बी हो सकती है, या ओ हो सकती है। और इसकी जीनोटाइप क्या हो सकती है। इसकी जीनोटाइप 6 तरह की हो सकती है। 6 तरह के जीनोटाइप हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम अभी आपके साथ सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कस कर रहे थे ए बी का जीनोटाइप। और किसी पर्सन का ए बी ब्लड ग्रुप है तो फिर उस पर्सन का जीनोटाइप क्या हो सकते हैं, तो IA और IB हो सकते हैं। ठीक है, हम इसको बहुत ही मोर डिटेल में मोर डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के ब्लड सर्कुलेशन चैप्टर के अंदर। ठीक है, वहां पे सबसे ज्यादा डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो इसका आंसर होना चाहिए, वो किसी पर्सन का अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो उस पर्सन का जीनोटाइप, ए बी ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप क्या हो सकता है, IA और IB हो सकता है। ठीक है, तो आपके लिए आंसर ऑप्शन नंबर डी जाता है। ये ऑप्शन आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी जाता है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमिट्स। देखिए, हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमिट्स कितना, हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमिट्स बी फॉर्म इफ द जीनोटाइप ऑफ प्लांट। या किसी प्लांट का, ऑफकोर्स किसी प्लांट का यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, जीनोटाइप दे रखा है। ठीक है, अगर किसी प्लांट का जीनोटाइप दे रखा है और उससे क्या पूछा जाए, गैमिट पूछा जाए। कोई भी प्लांट्स हो, उसका अगर आपके पास जीनोटाइप दिया हो और आपसे क्या पूछा जाए, गैमिट्स पूछा जाए, तो फार्मूला एक याद रखिए, बहुत ही सिंपल फार्मूला, 2 के पावर n होता है। क्या होता है, 2 के पावर n होता है। और n क्या होता है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस होता है। नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस होता है, तो नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस मतलब यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए। अगर कैपिटल ए होता है तो होमोजाइगस कंडीशन होता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं होता। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है,
देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए है ना, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन है। यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल बी है तो क्या है, ये भी हेट्रोजाइगस कंडीशन है। और यहाँ पे कैपिटल सी और स्मॉल सी है तो भी क्या हेट्रोजाइगस कंडीशन है। ठीक है, अगर कैपिटल ए होता तो होमोजाइगस कंडीशन होता, तो होमोजाइगस कंडीशन के लिए ये फार्मूला वैलिड नहीं होता क्योंकि उसको लीव कर सकते थे। ठीक है, देखिए कभी भी जीनोटाइप आपसे दिया जाए और पूछा जाए कि गैमेट्स बना दीजिए तो 2 के पावर n, और n क्या होता है, हेड नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। तो यहाँ पे हेट्रोजाइगस क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए 1 है, कैपिटल बी स्मॉल बी 1 है और कैपिटल से स्मॉल सी 1 है। तो नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कितने हो गए, 3 हो गए। नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कितना हो गया, 3 हो गए। तो 2 के पावर n कीजिए यानी 2 के पावर 3 कीजिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तो नंबर ऑफ गैमेट्स फॉर द गिवन जीनोटाइप विल बी 8 आंसर। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा आपके लिए करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लाइफेंटर सिंड्रोम। यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब सोचिए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कौन सा नहीं है। क्लाइफेंटर सिंड्रोम ऑफ कोर्स है, क्लाइफेंटर सिंड्रोम मेल के अंदर एक बीमारी होती है और ये आपको पता है XXY, ये हमारे में नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कितना 46 हो गए। तो 46 क्रोमोजोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हमारे में एक ह्यूमन के अंदर 46 होती हैं। ठीक है, तो 46 में एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम्स ऐड हो जाता है, XXY, एडिशनल X क्रोमोजोम्स का ऐड हो जाना क्लाइफेंटर सिंड्रोम के अंदर। तो क्या होता है XXY, इसमें क्या होता है ओवरऑल मिला जाएगा 47, मतलब बोल सकते हैं कि इसमें 47 क्रोमोजोम्स होता है क्लाइफेंटर सिंड्रोम के अंदर। टर्नर सिंड्रोम में X0 होता है, मतलब कि 46 की जगह पे एक कम हो जाता है। ठीक है, तो क्या कितना बच जाता है, 45 हो जाता है। डाउन सिंड्रोम में 21 क्रोमोजोम्स की ट्राइसोमी, 21 क्रोमोजोम्स की 3 कॉपी, उसको ट्राइसोमी हो जाता है, डाउन सिंड्रोम होता है। ये सब तीनों, चाहे क्लाइफेंटर सिंड्रोम हो, आइदर क्लाइफेंटर सिंड्रोम हो या टर्नर सिंड्रोम या डाउन सिंड्रोम, तीनों क्या होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बीमारियां हैं। लेकिन हेमोफीलिया क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बीमारियां नहीं है। आप कौन सा इसके लिए आप आंसर जाएगा, ऑप्शन डी आंसर चला जाएगा। ऑप्शन डी आंसर इसके लिए चला जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी आंसर चला जाएगा। ठीक है, चलिए आप इसे याद रखेंगे। चलिए हम अगला पीडीएफ की तरफ चलते हैं। आपके लिए अगला पीडीएफ निकालते हैं, तीसरा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स के सेट पर। ऑफ कोर्स इसमें कौन सा ऐसा एनिमल्स है जिसके सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि मेल होगा फीमेल होगा, क्वीन बी, वर्कर बी। आप पढ़े होंगे क्वीन बी होता है, एक वर्कर बी होता है, मेल ड्रोन होता है। तो ये क्या नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोजोम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्या होता है, नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोजोम्स के ऊपर इसमें डिपेंड करता है। हम जेनेटिक्स के अंदर फिर आपको इस अच्छे सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक के अंदर बहुत अच्छे डिटेल में हम समझाने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसके जेनेटिक्स में आपको पढ़ाएंगे। अभी नॉर्मल सा आंसर देख लीजिए कि पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल, इन गिवन एनिमल, इन जो दिया हुआ है बर्ड और हनी बी, ग्रास हॉपर, टिड्डा जिसको बोलते हैं मैमल्स में, इनमें से कौन सा एनिमल है जो सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है, सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है, उसके क्रोमोजोम्स के सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें हनी बी आंसर का आंसर जाएगा। आपके लिए आंसर हनी बी आएगी। ठीक है, यहाँ से हम बहुत ही मोर डिटेल में हम डिस्कशन आपके साथ जेनेटिक्स के अंदर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर के अंदर जहाँ पे टॉपिक आई सेक्स डिटर्मिनेशन, वहाँ पे काफ़ी अच्छे से डिस्कस आपके साथ करने वाले हैं। ठीक है, आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज बेस्ड ऑन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मतलब कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे कौन कौन सा लॉ वैलिड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पे कौन कौन सा लॉ है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पे मेंडल ने कौन कौन सा लॉ, यहाँ पे कौन कौन सा लॉ जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर आधारित है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर कौन कौन सा लॉ आधारित है। आपको पता है लॉ ऑफ डोमिनेंस भी आधारित है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी आधारित है। तो क्या होगा, दोनों आंसर जाएगा इस क्वेश्चन 5th नंबर के क्वेश्चन का आंसर जाने वाला है क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। कि पूछा है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे कौन सा मेंडल का लॉ एप्लीकेबल है, किसके लिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये दोनों यहाँ पे वैलिड है, किसके लिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए। ठीक है, आपको याद रहना चाहिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए
यहाँ पे फॉसिल्स, फॉसिल्स का क्वेश्चन है। देखिए फॉसिल्स, यहाँ पे फॉसिल्स आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ रॉक्स, किस टाइप के रॉक्स में फॉसिल्स पाई जाती है, किस टाइप के रॉक में फॉसिल्स पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नेशियस रॉक एंड क्या सभी। तो मैं बता दूं कि फॉसिल्स कहाँ पाए जाते हैं, फॉसिल्स सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं। फॉसिल्स कहाँ पाए जाते हैं, इसके लिए सही आंसर होगा सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, आप बिल्कुल आप इसे याद रखेंगे। चलिए अब हम आपको नेक्स्ट पीडीएफ की तरफ लेकर चलते हैं, पीडीएफ नंबर फोर्थ की तरफ लेकर चलते हैं, पीडीएफ नंबर 4। चलिए इसके अंदर आने वाले क्वेश्चंस को सभी को डिस्कस करते हैं। देखिए अब चलिए पूछा है विच ऑफ द फ्लोइंग, विच से क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या पूछा है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द एग्जांपल ऑफ होमोलॉगस, होमोलॉगस के एग्जांपल पूछा है। और आपको पता है दोस्त कि ये कौन सा किस चैप्टर से बिलोंग करता है, इवोल्यूशन, ऑफ कोर्स इवोल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, जहां पूछा होमोलॉगस ऑर्गन, वहां पढ़ेंगे होमोलॉगस ऑर्गन कौन कौन सा होता है, एनालॉगस ऑर्गन कौन कौन सा होता है। हम सिंपल तरीके से होमोलॉगस के अंदर बता देते हैं। देखिए ओरिजिन डिफरेंट हो, ओरिजिन कैसा हो, ओरिजिन अलग अलग हो बट उनके फंक्शन कैसा सेम हो, यही होमोलॉगस होते हैं। तो देखिए ओरिजिन भले अलग है, हार्ट के अंदर रेप्टाइल्स के अंदर हार्ट के ओरिजिन भले अलग हो, मैमल्स के अंदर अलग हो, बट उनके फंक्शन क्या है, चीजों को पंपिंग करना, पंपिंग ऑर्गन की तरफ बिहेव करते हैं, एज अ पंपिंग ऑर्गन की तरफ बिहेव करते हैं। तो इसके लिए आंसर कौन सा जाएगा, फिर से 7 नंबर क्वेश्चंस को रिवाइज कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल जो होमोलॉगस ऑर्गन्स का एग्जांपल बन सकता है, होमोलॉगस एंड ऑर्गन, तो कौन सा, हार्ट ऑफ रेप्टाइल्स, कौन सा, हार्ट ऑफ रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। आप इसको याद रखेंगे, ठीक है, यही आपके लिए आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 8वां क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मोर लाइक एप्स। और ये भी बता दूं कि ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, ये भी इवोल्यूशन चैप्टर से पूछा गया है। तो पूछा इवोल्यूशन चैप्टर से एनसीईआरटी का लाइन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मोर लाइक एप्स। एप्स की, एप्स से सबसे नजदीक कौन सा, एप की तरफ क्लोजली कौन दिखाई देते हैं, ड्रायोपिथेकस दिखाई देते हैं। कौन सा, ड्रायोपिथेकस दिखाई देते हैं। तो इसके लिए आंसर कौन सा जाएगा, 8 का आंसर ऑप्शन ए, ये सही है। मोर एप लाइक, एप लाइक की तरह नजर के कौन आते हैं, ड्रायोपिथेकस, मोर क्लोजली दिखने में एक जैसे लगते हैं, कौन सा, ड्रायोपिथेकस आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसमें चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम निकाल लेते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कॉज लैक्टोज इंटर इन अ बैक्टीरियल सेल। और मैं बता दूं दोस्त कि आपको ये कहाँ चैप्टर पर, कहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के पूछा गया, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स से पूछा गया, यहाँ जीन एक्सप्रेशन करके टॉपिक है, जीन एक्सप्रेशन करके टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन उठाया गया है। तो मैं ऑप्शन आपको मैं बता दूं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम, ये कौन सा एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है जो लैक्टोज को बैक्टीरियल सेल के अंदर एंट्री करने में मदद करता है। क्योंकि लैक्टोज को बैक्टीरियल सेल के अंदर एंट्री करने में कौन मदद करता है, यही परमिएज नाम के एंजाइम्स उसको लैक्टोज को इनसाइड द बॉडी ऑफ द बैक्टीरिया एंटर करने में मदद करता है। क्योंकि यही परमिएज एंजाइम्स उस बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन को क्या कर देता है, उस लैक्टोज के लिए परमिएबल बना देता है, लूजनिंग कर देता है, उसके लिए परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके सराउंडिंग मीडियम के अंदर प्रेजेंट लैक्टोज उस बैक्टीरियल सेल के अंदर पहुंच जाता है, इंटर हो जाता है। और इसके लिए मदद कौन करता है, दैट इज कॉल्ड परमिएज नाम के एंजाइम्स मदद करता है। और बहुत ही वेल डिस्कशन करने वाले हैं आपको कहां पे, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंदर, जहां पे जीन एक्सप्रेशन करके टॉपिक आएगी, वहां पे इन सब चीजों के बारे में आपके साथ हम बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आंसर इसके लिए क्या जाएगा, कौन सा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कॉज लैक्टोज इंटर इनटू बैक्टीरियल सेल, आंसर जाएगा दैट इज कॉल्ड परमिएज। यही हेल्प करता है कि बैक्टीरियल सेल की मेम्ब्रेन को लूजनिंग कर देता है, उसके परमिएबिलिटी को लैक्टोज के लिए क्या कर देता है, बढ़ा देता है। चलिए हम अगले पीडीएफ की तरफ मूव करते हैं, अगले पीडीएफ स्लाइड, स्लाइड 5th, स्लाइड 5वीं के लिए हम मूव कर गए। और मैं बता दूं आपको, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, हु स्टेटेड दैट द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए as sum of the purine nitrogenous base is equal to the sum of the pyrimidine nitrogenous base। आपको पता है कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो हम पढ़ते हैं, इसमें 2 तरह के नाइट्रोजनस बेस होता है, एक प्यूरिन होता है और एक पिरिमिडीन होता है।
ठीक है। तो प्यूरिन हमेशा पिरिमिडिन के अपोजिट होते हैं। प्यूरिन, अब मान लीजिए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, एक स्ट्रैंड डीएनए का ये 5 प्राइम 3 प्राइम और एक ए है 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर मैं आपको बता दूं कि इसमें इसके बीच में, सीढ़ी के बीच में क्या होता है, डंटी जो लगे रहता है, आप समझिए वो नाइट्रोजनस बेस होता है, नाइट्रोजनस बेस लगे हुए होता है। तो अगर यहाँ पे एडेनिन है, इस जगह पे एडेनिन है, तो इस जगह पे क्या होगा, प्यूरिन होगा, कंफर्म होगा, क्योंकि ये रूल है, ठीक है। तभी ये सीढ़ी क्या होती है, बैलेंस बनी रहती है सीढ़ी के अंदर, ठीक है। अगर यहाँ एडेनिन है तो यहाँ प्यूरिन है, यदि यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पर प्यूरिन है, समझ रहे हैं। तो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होगा। अगर इधर एडेनिन है तो इधर प्यूरिन होगा, इधर प्यूरिन है तो इधर एडेनिन होगा, बिल्कुल एज इट इज। तभी तो सीढ़ी के डायमीटर बिल्कुल सेम रहता है, बैलेंस रहता है, सीढ़ी के डायमीटर चेंज नहीं होता। क्यों? प्यूरिन इक्वल टू पिरिमिडिन। अगर इधर जो भी प्यूरिन होगा इधर पिरिमिडिन होगा, इधर पिरिमिडिन है इधर प्यूरिन होगा, बिल्कुल अपोजिट होते हैं। और एक कॉन्सेप्ट किसने दिया था, चारगाफ ने साइंटिस्ट ने इस विचार को बताया था। चलिए हम इस चीज को नोट कर आंसर में टिक कर लेते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। चारग्राफ कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन डी आंसर इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पूछा है अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम इज कंपोज्ड ऑफ, आपको पता है न्यूक्लियोसोम बहुत सारे ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड बहुत सारे डीएनए के स्ट्रैंड क्या होता है, रैप करते थे, रैप करके कंप्लीट न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। तो आपको पता है एक न्यूक्लियोसोम, अगर एक न्यूक्लियोसोम होता है ना, तो इसके अंदर 200 बेस पेयर डीएनए होता है, उसके अंदर 200 बेस पेयर डीएनए होता है और एक हिस्टोन ऑक्टामर होता है, क्योंकि जाहिर सा बात है वो हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड सराउंड होकर एक छोटी सी न्यूक्लियोसोम बनाती है और उस न्यूक्लियोसोम के अंदर 200 बेस पेयर डीएनए और हिस्टोन ऑक्टामर होता है। तो आंसर आपके लिए जाएगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि ए भी जाएगा 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए और हिस्टोन ऑक्टामर भी जाने वाला है। तो आपके लिए आंसर कौन सा चला जाएगा, ए आंसर जाएगा, ठीक है। कौन सा, बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिसके अंदर हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हार्सी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। हार्सी एंड चेज एक्सपेरिमेंट के अंदर हम बात करने वाले हैं आपसे, ठीक। तो देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें पूछा है व्हाट डिड हार्सी एंड चेज कंक्लूड द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। आपको पता है जब एक रिसर्च दौड़ पड़ी थी, सिलसिलेवार बहुत सारे साइंटिस्ट अलग अलग रिसर्च किए, जिसमें वो ये पता करने का प्रयास किए कि आखिर जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, जेनेटिक मटेरियल कौन सा है। और उस समय आरएनए है कि प्रोटीन है कि डीएनए है, इस रेस में बहुत सारे साइंटिस्ट अपना अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो फाइनल एक्सपेरिमेंट जो जिन्होंने किया था, जहाँ से अनइक्विवोकल प्रूफ हुआ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। और कौन किया था, हार्सी एंड चेज एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाइनली प्रूफ कर दिया गया कि आरएनए और प्रोटीन नहीं बल्कि डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो यहां से लिखिए, यहाँ आंसर है डीएनए फ्रॉम वायरस एंटर इनटू बैक्टीरिया, डीएनए फ्रॉम वायरस एंटर इनटू बैक्टीरिया। चलिए अगला हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आएगा स्लाइड 6 नंबर, स्लाइड 6 नंबर। चलिए इसको जूम करते हैं, इसको कांस्टेंट करते हैं। चलिए अब देखिए, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंटरॉन एंड म्यूचुअल ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड क्या, स्प्लाइसिंग टेक्निक होता है। और ये भी आप पढ़ेंगे कहाँ पे, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंदर आप इस चीज को पढ़ने वाले हैं, स्प्लाइसिंग, वहाँ टेलिंग, कैपिंग, ट्रांसक्रिप्शन, सब मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। पूछा है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंटरॉन और म्यूचुअल ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन। तो इंटरॉन को रिमूव किया जाता है और एक्सॉन को जोड़ा जाता है, क्योंकि इंट्रॉन नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं। नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस कभी भी प्रोटीन को कोड नहीं कर पाते हैं, जबकि कोडिंग सीक्वेंसेस जो एक्सॉन होते हैं वो प्रोटीन को कोड करते हैं। तो आपको पता है जब भी स्प्लाइसिंग, इसका आंसर जाएगा स्प्लाइसिंग। मैं बता दूं कि मान लीजिए कि ए सेगमेंट ऑफ डीएनए है, कोई सेगमेंट ऑफ जिसके ऊपर जीन है, और उस जीन के अंदर ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन को एमआरएनए बना, और जब एमआरएनए बनता है तो इमेच्योर एमआरएनए बनता है। इमेच्योर एमआरएनए के अंदर इसके अंदर दो टाइप के सीक्वेंस होते हैं, एक कोडिंग सीक्वेंसेस, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। कोडिंग सीक्वेंसेस को एक्सॉन पोर्शन बोलते हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को इंटरॉन बोलते हैं। अब चूंकि नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है तो ट्रांसक्राइब करके ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन बनाने वाला नहीं है, लेकिन एक्सॉन तो बनाने वाला है,
ठीक है, लेकिन ये तभी एक्टिवली बना पाएगा जब ये मैच्योर एमआरएनए में बनाएगा, मैच्योर एमआरएनए के अंदर कन्वर्ट होगा। और मैच्योर एमआरएनए के अंदर कभी भी इंटरॉन नहीं होता है। इसका मतलब कि इसके अंदर से इमेच्योर एमआरएनए से क्या करना पड़ेगा, इंटरॉन को स्प्लाइस करके निकालना पड़ेगा, उसके काट के निकालना पड़ेगा। अब काट के निकालने के बाद जब अलग अलग टुकड़े का, यहाँ मान लीजिए यहाँ क्या है, यहाँ पे आपके पास इंटरॉन है, यहाँ एक्सॉन है, इंटरॉन है, एक्सॉन, इस तरह। तो इंटरॉन को काटेंगे तो कई सारे टुकड़े हो जाएंगे। तो उन दो टुकड़ों को, इंटरॉन को तो आपने रिमूव कर दिया बाय द मेथड ऑफ स्प्लाइसिंग टेक्निक के थ्रू, लेकिन एक्सॉन को जोड़कर आपको मैच्योर एमआरएनए बनाएगा। और नाउ दिस मैच्योर एमआरएनए जो होता है ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाएगा और वो प्रोटीन एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, तो जब भी कभी भी अगर एमआरएनए के साथ इंटरॉन है, एक्सॉन इंटरॉन है, तो इमेच्योर एमआरएनए होगा, वो प्रोटीन ट्रांसक्राइब नहीं कर पाएगा। वो तब तक नहीं कर पाएगा जब तक आप स्प्लाइसिंग टेक्निक करके उसके अंदर नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस जो प्रोटीन नहीं बना सकते उसको रिमूव न कर दें। और रिमूव किस मेथड से करने वाले हैं आप, स्प्लाइसिंग टेक्निक के जरिए आप करेंगे, हटाएंगे और उसको डीएनए लाइगेज के थ्रू उन दो फ्रेगमेंट एक्सॉन वाले जो कोडिंग सीक्वेंस जो प्रोटीन बना सकते हैं उनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। फिर वो ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हुआ, मैच्योर एमआरएनए बना, और फिर ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बना देगा। तो समझ में आया यहाँ पे क्यों हम स्प्लाइसिंग टेक्निक के थ्रू इंटरॉन पोर्शन को रिमूव करते हैं। तो वही पूछा है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंटरॉन। वह कौन सा प्रोसेस है जिसके द्वारा इंटरॉन को रिमूव किया जाता है, और इंटरॉन को रिमूव किया जाएगा तो फ्रेगमेंट किसके बचेंगे, एक्सॉन वाले पोर्शन को। उस एक्सॉन को म्यूचुअली ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी तो मैच्योर एमआरएनए होगा, और फिर वो ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन बना पाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि इसका आंसर कौन सा होगा, स्प्लाइसिंग हो। चलिए हम स्प्लाइसिंग को टिक कर लेते हैं, स्प्लाइसिंग इसका आंसर होगा। चलिए इसका आंसर क्या होगा, स्प्लाइसिंग होगा। क्लियर है, स्प्लाइसिंग क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन ए, दैट इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 14, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम मूव करते हैं। 14 की तरफ पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट कोड। अब सोचिए विच ऑफ द, आपको ये कहां से टॉपिक उठाई गई है, ये भी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंदर जो जेनेटिक कोड आप पढ़ेंगे, बक्सा बना के कुछ चीजें दी, AUG CUG TC कुछ इस तरह से चीजें दे रखा है, किसने, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंदर। तो उसी से पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट कोड, यानी जेनेटिक कोड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो आपको पता है जेनेटिक कोड्स दे आर ट्रिपलेट इन नेचर, इट इज अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक होता है। इट इज अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक का मतलब समझते हैं, क्योंकि एक कोडॉन सिर्फ और सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को कोड कर पाएगा, यही तो उसकी स्पेसिफिसिटी है, यही तो उसकी पहचान है, यही तो इसकी सिग्नेचर है। मतलब कि ये पूछा जेनेटिक कोड के अंदर पूछा है, जेनेटिक कोड के बारे में कौन सी चीजें गलत है। तो अब देखिए ना, जेनेटिक कोड ट्रिपलेट इन नेचर होता है, बिल्कुल सही होता है। इट इज अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक, ये बिल्कुल अनएम्बिगुअस होती है, इसकी बिल्कुल स्पेसिफिसिटी होती है कि एक कोडॉन है तो एक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को कोड कर पाएगा, और दो अमीनो एसिड को नहीं कोड कर पाएगी, यही तो इसकी सिग्नेचर है, यही तो इसकी पहचान है, यही तो इसकी स्पेसिफिसिटी है। और नेक्स्ट है, इट इज डिजेनरेट। इट इज डिजेनरेट का मतलब क्या, अगर एक अमीनो एसिड जो है ना मोर देन वन कोडॉन से कोड किया जा सकता है, यहीं पर समझना है। अनएम्बिगुअस और डिजेनरेट का मतलब क्या होता है, डिजेनरेसी का मतलब क्या होता है। अनएम्बिगुअस मतलब कि अगर एक कोडॉन है तो एक कोडॉन सिर्फ और सिर्फ एक अमीनो एसिड, हर हालात में एक अमीनो एसिड कोड करेगा, एक अमीनो एसिड का। लेकिन वो एक अमीनो एसिड जो है ना, एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए मोर देन वन कोडॉन, अलग अलग डिफरेंट तरह के कोडॉन हो सकते हैं जो एक ही तरह के अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। तो यही तो इसकी डिजेनरेसी है। तो समझ में अनएम्बिगुअस स्पेसिफिसिटी है, उसकी खुद की सिग्नेचर है, उसकी खुद की अपनी आइडेंटिटी, खुद की अपनी पहचान है कि एक कोडॉन है, एक कोडॉन एक अमीनो एसिड को कोड करेगा। ठीक है, यही उसकी स्पेसिफिसिटी है। लेकिन डिजेनरेसी बोलता है कि जो एक अमीनो एसिड है ना, एक कोडॉन कोड किया ना, ये तो इसकी स्पेसिफिसिटी है कि एक ही कोडॉन एक ही अमीनो एसिड कोड कर पाए। लेकिन इस अमीनो एसिड कोड कर और भी बहुत सारे कोडॉन हो सकते हैं जो इस अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं, यही तो इस जेनेटिक कोड की डिजेनरेसी प्रॉपर्टी कहलाती है। समझ में आए। अब चलिए नेक्स्ट, डी ऑप्शन, ऑल 64 कोडॉन फॉर अमीनो एसिड, ऑल डी ऑप्शन के लिखा है ऑल 64 कोडॉन फॉर अमीनो एसिड। क्या जितने भी 64 कोडॉन है सभी के सभी अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं? नहीं। आपको पता है 3 ऐसे कोडॉन है जो अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। समझ में आया, 3 ऐसे कोडॉन है जो अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। तो इसके लिए आंसर कौन सा जाएगा, जो जेनेटिक कोड के लिए इंफॉर्मेशन दी गई गलत है, ऑप्शन नंबर डी। 14 क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर
डी, यही आपके लिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा, क्योंकि जेनेटिक कोड के साथ यही फिट नहीं बैठता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। आपको पता है क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर क्या, हाउ मेनी मेगा डाइवर्सिटी, अब बिल्कुल डिटो एनसीईआरटी की इकोलॉजी। अब ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, आपके क्लास 12 के बायोलॉजी के अंदर इकोलॉजी चैप्टर से उठाया गया। और मतलब हाउ मेनी मेगा डाइवर्सिटी, मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज, पूरे वर्ल्ड के अंदर मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज कितने हैं, बिल्कुल इकोलॉजी के अंदर एनसीईआरटी की इकोलॉजी की बिल्कुल लाइन है, डिट्टो लिखा हुआ है वहाँ पे 17 है। कितना है, 17 है। ऑप्शन कितना है, 17। चलिए अब हम फिर अगले स्लाइड की तरफ मूव करते हैं और हम कुछ स्लाइड नंबर 7 की तरफ मूव आ गए। ठीक है दोस्त, बिल्कुल आप याद रखिएगा। चलते हैं स्लाइड नंबर 7, स्लाइड नंबर 7 चलते हैं। इसको जूम करते हैं, गुड, जूम हो गया। और फिर इसको कांस्टेंट कर देते, फिक्स कर देते हैं हमें। ठीक है अब चलते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। विच रीजन पूछा है, विच रीजन ऑफ द कंपैरेटिवली शॉर्टर स्पान ऑफ द टाइम ऑफ स्पीसीज ऑफ इवोल्यूशन एंड डाइवर्सिफिकेशन इज ड्यू टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन। आप पता है कहां से, इकोलॉजी चैप्टर से पूछा गया, बायोडाइवर्सिटी से पूछा गया क्वेश्चन, इकोलॉजी के बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन उठाया गया। अब पूछा गया कि विच रीजन, मतलब किस रीजन के अंदर कंपैरेटिवली बहुत कम समय मिलता है किसी स्पीसीज को इवॉल्व होने के लिए। पूछा है कि किस रीजन के अंदर बहुत कम समय मिलता है किसी स्पीसीज को इवॉल्व होने के लिए, बहुत कम समय मिलता है। जानते हैं कौन सा रीजन है, वो टेम्परेट रीजन है, क्योंकि टेम्परेट रीजन में एक कांस्टेंट इन्वायरमेंट नहीं बना रहता। अब मैं बता दूं, किसी भी स्पीसीज, कोई स्पीसीज अगर मोर इवॉल्व होना चाहता है, अपने वो इवोल्यूशन के दौरान मोर इवॉल्वमेंट करना चाहता है, बहुत ज्यादा विकसित होना चाहता है, तो उसके लिए उस इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में स्पीसीज रह रहा है ना, वो कांस्टेंट इन्वायरमेंट होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा उसके इन्वायरमेंट में डाइवर्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए, तो बहुत आसानी से उस इन्वायरमेंट के साथ वो क्या करेगा, अपने आप को इवॉल्व करेगा। लेकिन टेम्परेट रीजन ऐसा है कि यहाँ पे पाए जाने जो स्पीसीज होते हैं उनको बहुत कम समय मिलता है, क्योंकि इन्वायरमेंट इतने बदलते हैं, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बदलते रहते हैं, इनको इतना कम समय मिलता है अपने आप को इवॉल्व करने के लिए। समझ में आए? तो टेम्परेट रीजन में क्या होता है, इनको बहुत कम समय मिलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, हर पल इन्वायरमेंट बदल जाता है, इसमें फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन होता है। तो यहाँ के पाए जाने स्पीसीज को बहुत कम समय मिलता है अपने आप को इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग इवॉल्व करने के लिए। ठीक है, कौन सा रीजन है, वो टेम्परेट रीजन के अंदर बहुत कम समय मिलता है किसी भी स्पीसीज को अपने आप को इवोल्यूशन के लिए इवॉल्व होने में। ठीक है, तो चलिए हम कौन सा आंसर जाएगा इसके लिए आंसर यही जाएगा, टेम्परेट रीजन के अंदर। ठीक है, करेक्ट आंसर टेम्परेट रीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, विच आर द फ्लोइंग लंग्स, विच आर द फ्लोइंग इज कॉल्ड लंग्स ऑफ अर्थ। लंग्स ऑफ अर्थ, साउथ अमेरिका के अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, बहुत ज्यादा यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, तो कौन सा आंसर होगा, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट को ही हम लंग्स ऑफ अर्थ बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसको थोड़ा और हम आगे तरफ शिफ्ट करते हैं। अब देखिए, अब इसको फिक्स कर देते हैं। चलिए, which of the following species become extinct is due to over exploitation। बहुत ज्यादा ह्यूमन के ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से कौन से स्पीसीज यहाँ से एक्सटिंक्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। आपको पता है आंसर कौन सा जाएगा, पैसेंजर पीजन, पैसेंजर पीजन यहाँ पे आंसर जाएगा। ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन, ओवरऑल ह्यूमन के द्वारा ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से इस चीज को खत्म होना पड़ा, एक्सटिंक्ट होना पड़ा, कंप्लीटली वाइप्ड आउट फ्रॉम द अर्थ से खत्म होना पड़ा। क्यों, ह्यूमन के इंटरवेंशन की वजह से, ह्यूमन के ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से। आपको देखिए 200 स्पीसीज ऑफ सिचुलेट फिश, ये भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन ये ह्यूमन के नहीं बल्कि ये क्या था, एलियन स्पीसीज इन्वेजन की वजह से खत्म हुई है। लेकिन यहाँ पे एलियन स्पीसीज इन्वेजन के द्वारा खत्म हुई प्राणी स्पीसीज के बारे में नहीं पूछा गया, बल्कि यहाँ पे पूछा गया बिकम एक्सटिंक्ट इज ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन, पैसेंजर पीजन होता है ड्यू टू ह्यूमन ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से इनको खत्म होना पड़ा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और ये स्लाइड 8 की तरफ मूव करते हैं। चलिए अब हम इसको जूमिंग आउट करते हैं और इसको फिक्स करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइविंग काउंटलेस। अभी एक इस टॉपिक का क्वेश्चन है, आपको पता है इकोलॉजी चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 19, जहां पूछा डायरेक्ट इकोनॉमी। ऑफकोर्स आप देखेंगे इन्वायरमेंट से जो हमारा इकोसिस्टम है, जो हमारे इकोसिस्टम से किस तरह से फायदे मिल सकते हैं हमको। एक होता है डायरेक्ट फायदा,
हम उनके वुड का इस्तेमाल एज अ फॉसिल्स के तौर पर घर कर लेते हैं, हमें घर बनाने के लिए उनके वुड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके फ्रूट डायरेक्ट हमको मिलता है, उसको बेच कर इकोनॉमी में पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो नॉर्मल जो हमारे डे रूटीन के अंदर जो हमें इकोनॉमी से, जो हमारे इकोसिस्टम से, हमारे जो बायोडाइवर्सिटी से जो डायरेक्टली फायदा मिलता है, जिसको हम नॉर्मल जानते हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट होते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से हमें फायदे पहुंचाते हैं, जो हमको, जिसके लिए हमें जो दिखाई देते हैं ना, जिससे वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं घर बनाने के लिए, एज अ फॉसिल्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके द्वारा जो फ्रूट्स मिलते हैं उसे सेल करके हम इकोनॉमी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, जितने भी प्रोडक्ट हम उसे बायोडाइवर्सिटी से निकाल कर इकोनॉमिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से हमारे डाइवर्सिटी या हमारे इकोसिस्टम हमें फायदा पहुंचाते हैं, ठीक है। फ्रॉम अब देखिए, बेनिफिट फ्रॉम द नेचर ह्यूमंस इज आर्ग्यूमेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और इसीलिए तो हम लोग क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को क्या कर सकते हैं, करते हैं, उसे सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसे सेव करते हैं। इस विचार को क्या बोलते हैं, छोटी विचार, छोटी सोच, क्योंकि हम उनको प्रत्यक्ष रूप से फायदे पहुंचाने वाले बायोडाइवर्सिटी को ही हम सेव कर रहे हैं। क्या ऐसे और भी हैं जो कि इनडायरेक्टली हमें बेनिफिट पहुंचाते हैं, ठीक है, उन्हें भी हमें सुरक्षा देना चाहिए, उन्हें भी सेव करना चाहिए, क्योंकि इकोसिस्टम में है, बायोडाइवर्सिटी में और उनकी जगह है, तो उनके लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, उन्हें भी सेफ रखना चाहिए। तो इसके लिए कौन सा आंसर जाएगा, नैरो यूटिलिटी। छोटी विचार के लोग सोचते हैं कि चलो इससे फायदा तो इससे बचाना है, इससे फायदा नहीं, काट तो पेड़ कांटेदार है, चलो इसको काट के फेंक दो, ठीक है, तो नैरो यूटिलिटियन होता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कौन सा जाएगा, ऑप्शन ए, कौन सा जाएगा, नैरो यूटिलिटियन, क्योंकि हम उन्हीं चीज़ों को फायदा पहुंचाने का प्रयास करते हैं जो सीधे तरीके से प्रत्यक्ष रूप से जो हमें फायदा पहुंचाते हैं। इसी को छोटी सोच यहाँ बताया गया है, हम उनको भी बचाना चाहिए जिनसे हम अप्रत्यक्ष रूप से फायदा हमें होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जाएगा ऑप्शन ए, नैरोली यूटिलिटियन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी कंज्यूमर ऑफ इकोसिस्टम। प्राइमरी कंज्यूमर ऑफ इकोसिस्टम का एग्जांपल नहीं है, ऑफ कोर्स वॉल्फ नहीं है, ऑफ कोर्स वॉल्फ नहीं है, और ये भी क्या है, इकोलॉजी का क्वेश्चन है। इकोलॉजी में बहुत ही अच्छे से सभी चीज़ों को पहुंचाएंगे, बताएंगे आपको, ये तो बहुत आसानी से आप समझ भी सकते हैं, ठीक है। इकोलॉजी में हम आपको अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, हम थोड़ा और इसको आगे की तरफ शिफ्ट करते हैं, इसको कांस्टेंट करते हैं। अब देखिए, हाउ मच परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिक एक्टिवली रेडिएशन कैप्चर बाय प्लांट, और आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्लांट होता है ना, जितनी सनलाइट, इंसिडेंट सनलाइट जो होते हैं, उसकी सोलर इंसिडेंट सनलाइट जो प्लांट के जो लिप्स के ऊपर गिरती है ना, ये पूरी 100% लिप्स उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, 100% लिप्स उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। ओवरऑल मिला जुला के 50%, पूरी 100% अगर लाइट गिरता है तो उसका 50% ही प्लांट के लिप्स क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर पाती हैं, लेकिन वो पूरी की पूरी 50% वो यूजेबल एनर्जी उनके लिए नहीं होता है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 से 10% के आसपास हो उसको एक्चुअली यूज कर पाते हैं, किसके लिए, फोटोसिंथेटिक के लिए, खाना बनाने के लिए वो यूज कर पाती है। तो कौन सा आंसर है, हाउ मच परसेंटेज द फोटोसिंथेटिकली, खाना बनाने फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जो कैप्चर किया जाता है प्लांट के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ 2 से 10% ही इस्तेमाल कर पाती हैं, 50% तो एब्जॉर्ब करती हैं, लेकिन वो सब एब्जॉर्ब जो यूज होता है एनर्जी, वो यूजेबल एनर्जी इस प्लांट के लिए नहीं होता है, समझ में आया? क्योंकि उसका सिर्फ और सिर्फ मिला जुला के इंसिडेंट सोलर रेडिएशन सिर्फ और सिर्फ 2 से 10%, बहुत ही मिनिमम एनर्जी ही इस्तेमाल ही कर पाते हैं, उनके काम के योग्य हो पाता है, ठीक है। तो पूछा क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर, हाउ मच परसेंटेज ऑफ द फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कैप्चर बाय प्लांट, दैट इज कॉल्ड 2 से 10%, 2 से 10% ही वो इस्तेमाल कर पाती हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, और एक स्लाइड होगी हमारी 9th नंबर का, स्लाइड कौन से होगी, 9th नंबर का, और हम इसको थोड़ी और इसको जूम करते हैं, चलिए जूम करते हैं कांस्टेंट के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछता है, कहता है व्हाट इज द रॉ मटेरियल फॉर द डिकम्पोजिशन। ऑफ कोर्स रॉ मटेरियल फॉर द डिकम्पोजिशन क्या होता है, डेट्राइटस। किसी भी डिकम्पोजिशन के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है, डेट्राइटस। आप देखिए ना, जंगल में जाएंगे, जंगल में क्या होता है कि पेड़ टूटा, बहुत ज्यादा पेड़ टूटा, जंगली जानवर मरते हैं, फिर जो है कि सब ये सब क्या सड़े गल, मतलब ये रॉ मटेरियल है,
ये डेट्राइटस के लिए डिकम्पोजिशन के लिए रॉ मटेरियल, इनके ऊपर डेट्रीवोर्स एक्ट करेंगे और इसे कंप्लीटली क्या करेंगे, डिकम्पोज करने का काम करते हैं। ठीक है, तो पूछा रॉ मटेरियल डिकम्पोजिशन के लिए रॉ मटेरियल कौन सा है, तो डेट्राइटस। और डेट्राइटस डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स जो होता है, बिल्कुल सड़ी गली चीजें जो होती है, जैसे पेड़ पौधे जानवर इंसान सब सड़ी गली चीजें जो होती हैं, इसी को डेट्राइटस बोलते हैं। यही तो फाइनली डिकम्पोज होगा किसके एक्शन के थ्रू, थ्रू डेट्रीवोर्स एक्शन इस पर करेंगे, इसको डिकम्पोज करके पूरी तरह से इनके सारी चीजों को मिट्टी में मिला देंगे। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन के लिए रॉ मटेरियल कौन सा है, डिकम्पोजिशन के लिए रॉ मटेरियल कौन सा है, दैट इज कॉल्ड डेट्राइटस। आंसर कौन सा जाएगा, डेट्राइटस। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन सी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द सेकेंडरी कंज्यूमर, व्हाट इज द सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन सा है। अब देखिए यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर कौन सा है, आप पढ़ेंगे, हम आपको बताएंगे इकोलॉजी के अंदर जब हम प्रोड्यूसर पढ़ाएंगे, हर्बीवोर्स पढ़ाएंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कंज्यूमर पढ़ाएंगे ना, सीक्वेंस जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे कि इनको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कार्निवोर्स बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी कार्निवोर्स बोलते हैं, हम वहां पे बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 24, क्वेश्चन नंबर 24 का है व्हाट आर दोज, इसको और ऊपर करते हैं, पूछा व्हाट आर दोज कॉल्ड विच ऑब्टेन एनर्जी एंड ब्रेक डाउन डेड एंड ऑर्गेनिक मैटर और डेट्राइटस। अब सोचिए ना, आपको रॉ में हमने बताया, ठीक, ये भी इकोलॉजी के क्वेश्चन है, ठीक, इसके ऊपर इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, रॉ मटेरियल फॉर द डिकम्पोजिशन दैट इज कॉल्ड डेट्राइटस। ठीक है, रॉ मटेरियल फॉर द डिकम्पोजिशन क्या होता है, डेट्राइटस बोलते हैं। तो उस डेट्राइटस के ऊपर जो डिकम्पोज करेंगे एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए, वो क्या होते हैं, डेट्रीवोर्स होते हैं, क्योंकि ये डेट्रीवोर्स क्या होता है, उसके रॉ मटेरियल डेट्राइटस के ऊपर एक्ट करके डिकम्पोज करते हैं और उसके दौरान एनर्जी को ऑब्टेन करके अपने लिए वो एनर्जी यूज कर पाते हैं। समझ में आए? तो देखो व्हाट आर दोज कॉल्ड विच ऑब्टेन एनर्जी, जो एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं किसके थ्रू, बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स और डेट्राइटस को ब्रेक डाउन करके वो एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, डेट्रीवोर्स ही तो कहलाते हैं। ठीक है, डेट्रीवोर्स यहाँ पे आंसर चला जाएगा आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम आंसर की तरफ मूव करते हैं। 24 हो गया, 24 के बाद 9 का 10 स्लाइड, 10 स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। इसको थोड़ी जूम करते हैं, जूम करते हैं, इसको कांस्टेंट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या होता है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉलिनेटिंग एजेंट ऑफ ऑफरिस। पॉलिनेटिंग एजेंट आपको पता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से क्वेश्चंस उठाया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉलिनेटिंग एजेंट ऑफ ऑफरिस। ऑफरिस के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट कौन, मतलब ऑफरिस को पॉलिनेशन कौन करता है, पॉलिनेशन कौन कराता है, A species of bees पॉलिनेशन कराती है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखिए 26, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ मूव करते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डिक्रीजेज द पॉपुलेशन डेंसिटी। सोचिए पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। तो मान लीजिए कि कोई एक छोटा सा शहर है, मान लीजिए यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं, ये रेक्टेंगुलर एरिया समझिए, ये रेक्टेंगुलर एरिया समझिए और यहाँ पे कुछ पॉपुलेशन रहती है। और आप सोचिए दोस्त कि इस पॉपुलेशन के अंदर क्वेश्चन क्या है, विच आर द फॉलोइंग प्रोसेस डिक्रीज द पॉपुलेशन डेंसिटी। मान लीजिए रेक्टेंगुलर एरिया और यहाँ पे कुछ पॉपुलेशन रहती है। तो आप हमें बताइए कि यहाँ पे पॉपुलेशन की डेंसिटी कम कब होगी, डिक्रीज कब होगी, डिक्रीज कब होगी। दो ही शर्त पर डिक्रीज हो सकती है, या तो यहाँ के पॉपुलेशन डेंसिटी जो है इसमें से कुछ लोग मरेगा तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन इसकी कम होगी, और दूसरा है मरे और एक और है कि यहाँ के लोग माइग्रेट कर जाए, मतलब ई माइग्रेशन कर जाए, कहीं चले जाए तो यहाँ के पॉपुलेशन कम हो जाएगी। यहाँ पे कुछ मर जाए लोग तब यहाँ पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो इस रेक्टेंगुलर एरिया के अंदर जो भी पॉपुलेशन होगी तो पॉपुलेशन कम होने के पीछे दो ही रीजन हो सकती है, या तो यहाँ के लोग छोड़कर कहीं और कहीं चला जाए, या फिर यहाँ के लोग कुछ मरे। तो ओवरऑल इन दोनों सिचुएशन क्या हो रही है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो रही है। तो आंसर जाएगा या तो ई माइग्रेशन कर जाए, इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन का मतलब आना, या इमिग्रेशन करेंगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ बढ़ाना है, यहाँ तो कम करना है, कम करेंगे तो यहाँ से लोग कहीं जाए तो अब कम हो जाएगा यहाँ पर पॉपुलेशन। तो ई माइग्रेशन मतलब चले गए या कुछ लोग डेथ कर गए। तो दोनों ही सिचुएशन के अंदर ओवरऑल यहाँ के क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी
कम होगी। चलिए, तो आंसर कौन सा जाएगा? बोथ बी एंड सी। डेथ होने से भी पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी और कहीं चले जाएंगे तो भी पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी। तो दोनों सिचुएशन के अंदर ओवरऑल डिक्रीज पॉपुलेशन डेंसिटी हो रही है। तो आंसर जाएगा बोथ बी एंड सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ मूव करते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड टू कंट्रोल अ कैक्टस डेट हैड फिट्स टू इंट्रोड्यूस ऑस्ट्रेलिया। आपको बस एक ऑस्ट्रेलिया की कहानी अभी इकोलॉजी के अंदर ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत बड़ा जो खाली जगह पड़ा हुआ था, एबेंडन था, बहुत बड़ा खाली जगह पड़ा हुआ था। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां पे कहीं दूसरे फॉरेनर जगह से, फॉरेनर कंट्री से एक कैक्टस की प्लांट मंगाकर वहां पे क्या किया गया था, बो दिया गया था। तो इतनी ज्यादा से वो फैलाव अपने आप को फैलना स्टार्ट किया, बहुत बियॉन्ड लेवल, बहुत ज़्यादा फैलाव अपने पूरी फैल गए थे, बहुत सारे हेक्टेयर के अंदर बहुत ज़्यादा फैल गए थे। वहाँ के खुद के पौधे जो इंडिजिनस प्लांट थे उनके लिए भी ये खतरे बन गए थे। समझ में आ गया? और इसलिए फैलने का वजह इसलिए बना क्योंकि उसको खाने के लिए, उस कैक्टस पेड़ पौधे को खाने के लिए कोई वहाँ पे नेचुरल उस जगह का, उस इकोसिस्टम के अंदर उसके पास क्या नहीं था, प्रेडेटर नहीं था। तो वापस जहाँ से कैक्टस को लाया गया था वहीं से उसके लिए प्रेडेटर कैक्टस फीडिंग मॉथ को इंट्रोड्यूस कराया गया था, तब जाके ओवरऑल इस कैक्टस की बढ़ती हुई कैक्टस की पॉपुलेशन को कम किया गया। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर कहानी है। कौन सा? विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड टू कंट्रोल द कैक्टस दैट हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड इन ऑस्ट्रेलिया के लिए उसे कौन सा मॉथ को इंट्रोड्यूस कराया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद हम स्लाइड 11 की तरफ मूव करते हैं। 11 की तरफ मूव करते हैं। अब चलिए इसको थोड़ी सी जूम करते हैं। जूम किए, चलिए इसको कांस्टेंट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट है व्हाट इज लाइकेन। हम उसको जो है ना, वो सब इकोलॉजी में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ नहीं है ये, तो कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक्सप्लेनेशन तो बहुत ही शानदार और वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से होगी। कहाँ पे? पूरी जब कंप्लीट आपको चैप्टर पढ़ाएंगे वहाँ पे अपनी आपको बेहतर समझाएंगे आपको। ठीक है, चलिए आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे जब पूरी डिटेल में चैप्टर को पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। व्हाट इज द लाइकेन। लाइकेन किसका एग्जाम्पल है? ऑफकोर्स लाइकेन इज द म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप शो करता है, म्यूचुअलिज्म को शो करता है। ये कौन सा आंसर जाएगा? म्यूचुअलिज्म, क्योंकि म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, प्लस प्लस, इसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है। और कंपटीशन में जब कोई भी चीज दो ऑर्गेनिज्म जब आपस में कंपटीशन किसी भी सोर्स के लिए, किसी भी चीज के लिए करते हैं, तो इन दोनों आपस में क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। और पैरासिटिज्म प्लस माइनस, मतलब एक को फायदा होता है और दूसरे को क्या होता है, नुकसान होता है। कॉमन्सलिज्म प्लस जीरो, एक को फायदा होता है, दूसरे को ना फायदा होता है और ना ही उससे कोई नुकसान होता है, ना ही कोई उससे परेशानी होती है। तो समझ में आ गया कि लाइकेन कौन सा एग्जाम्पल है? म्यूचुअलिज्म। ये जिन भी दो ऑर्गेनिज्म आपस में क्या करता है, एक दूसरे को फायदा पहुंचाकर एक साथ खुशी रहते हैं। कौन सा ये एग्जाम्पल है? लाइकेन इज एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। चलिए ये रिपीट क्वेश्चन है, पिछले साल पूछा गया था। चलिए Which of the following is one of the most resistant material? कौन सा है? आपको पता है ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, जहाँ पॉलन ग्रेन्स के अराउंड हम पढ़ेंगे, कुछ सरफेस पढ़ेंगे, इनर सरफेस, आउटर। तो आउटर लेयर क्या? पॉलन ग्रेन्स का आउटर लेयर मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल दैट इज कॉल्ड स्पोरोपोलिन। और ड्यू टू दिस स्पोरोपोलिन की वजह से पॉलन ग्रेन्स लाखों साल्स क्या होते हैं, प्रिजर्व्ड होते हैं एज अ फॉसिल्स। तो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल? कौन सा है? स्पोरोपोलिन, जो पॉलन ग्रेन्स का आउटर लेयर्स होता है। और ड्यू टू मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल दैट इज कॉल्ड स्पोरोपोलिन, और इसी की वजह से लाखों साल एक अपने आप को प्रिजर्व होते हैं एज अ फॉसिल्स फील्ड की तरह। ठीक है, तो चलिए हम इसको पढ़ लेते। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर कौन सा जाएगा? ऑप्शन सी, स्पोरोपोलिन। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन पढ़ने हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज प्रेजेंट इन अ पॉलन ग्रेन्स ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होता है। ऑफकोर्स ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से क्वेश्चन से उठाया गया, जहां पूछा गया पॉलन ग्रेन्स के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग सेल, कौन सा सेल्स जो है पॉलन ग्रेन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। आपको पता है दो तरह के सेल्स होता है वहाँ पे, एक वेजिटेटिव सेल्स होता है और एक जेनरेटिव सेल्स होता है। वेजिटेटिव सेल
और जनरेटिव सेल्स, और मोर डिटेल में हम आपको डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स जब बिल्कुल पूरी लेक्चर लेंगे उसके लिए, ठीक है। तो वेजिटेटिव सेल पाया जाता है, जनरेटिव सेल पाया जाता है, और यहाँ पे बोथ ए एंड बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। अब स्लाइड हमारा 12 की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। और अब हम इसको थोड़ी जूम करते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं, फिर इसको कांस्टेंट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट है 31। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीड इज पेरिस्पर्मिक इज नॉट फाउंड। आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से टॉपिक ली गई है। अब पूछा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग सीड इज पेरिस्पर्म नॉट फाउंड, किसमें पेरिस्पर्म पाया नहीं जाता। अब पेरिस्पर्मिक सीड कौन सा, ब्लैक पेपर और बीट्स होता है। ब्लैक पेपर काली मिर्च और चुकंदर में पेरिस्पर्म होता है, लेकिन किसमें पेरिस्पर्म नहीं पाया जाता, ये व्हीट के अंदर पेरिस्पर्म नहीं पाया जाता। तो आप इसको याद रखें। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीड हैज मोर देन वन एम्ब्रियो, कौन सा सीड में मोर देन वन एम्ब्रियो होता है। अब मैं बता दूं कि भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से उठाया गया है टॉपिक क्वेश्चन। आपको पता है इसमें पूछा सीड हैज मोर देन वन एम्ब्रियो, अगर किसी सीड के पास मोर देन वन एम्ब्रियो प्रेजेंट है तो दैट सीड इज नॉन एज व्हाट, पॉली एम्ब्रियोनिक सीड बोला जाता है। और पॉली एम्ब्रियोनिक के एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं, जितने भी सिट्रस होते हैं, खट्टी चीजें, सिट्रस, मैंगो, ऑरेंज, ये सब क्या है, पॉली एम्ब्रियोनिक। इसके अंदर जो सीड होता है इसमें बहुत ज्यादा मोर देन वन एम्ब्रियो प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल आंसर जाएगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये सिट्रस हुआ, मैंगो, ऑरेंज सभी में इस पाया जाता है कि एक सीड के अंदर बहुत ज्यादा मोर देन वन एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं। इसको पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन बोलते हैं। सिट्रस, मैंगो और ऑरेंज के अंदर एनसीईआरटी के एग्जांपल लाइन डिटो है और कुछ इसमें चेंजिंग नहीं किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इसका अंदर क्वेश्चन 32 का आंसर पता है, डी सारे सही है, ठीक है। सिट्रस, ऑरेंज, मैंगो, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज कोटिलेडन कॉल्ड ग्रास फैमिली, अगर ग्रासेस फैमिली के अंदर कोटिलेडन को क्या बोलते हैं, एस्क्यूटलम बोलते हैं। ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से क्वेश्चंस को लिया गया, तो क्या बोलते हैं, एस्क्यूटलम बोलते हैं। हम और भी अच्छे से पढ़ेंगे जब इसको टॉपिक को डिस्कस मोर वे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं, हम अगले स्लाइड के अंदर नंबर 13 स्लाइड के अंदर। चलिए अब इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, इसको कांस्टेंट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्ब्रियो सैक बिकम अ प्राइमरी एंडोस्पर्म एंड ट्रिपल फ्यूजन। ऑफकोर्स इसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म और ट्रिपल फ्यूजन मतलब समझते हैं। देखिए प्राइमरी एंडोस्पर्म जो आप पढ़ते हैं ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर पढ़ेंगे, एम्ब्रियो सैक को डिस्कस करेंगे। उस एम्ब्रियो सैक के अंदर एक लार्ज सेंट्रल सेल होता है, एक लार्ज सेंट्रल सेल होता है जहाँ पे लार्ज सेंट्रल सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, पोलर न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। उसके साथ एक जनरेटिव सेल वाला फ्यूज होता है, तब प्राइमरी एंडोस्पर्म बनता है। तो ये सब चीजें कहाँ होती है, ये सब प्राइमरी एंडोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन कहाँ होती है, सेंट्रल सेल में होती है। ये सब सेंट्रल सेल में होती है, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा, सेंट्रल सेल में इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट है 35 का। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग अ पॉलन ट्यूब इनटू अ सिनर्जिड्स, कौन सा इसमें है कि ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स का टॉपिक है, क्वेश्चन है। ऑफकोर्स इसमें फिलीफॉर्म अपरेटस जो होता है, एक सेल के आसपास में आजू बाजू क्या होता है, फिलीफॉर्म अपरेटस का सेल्स होते हैं जो उस पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं किसके तरफ, टॉर्च सिनर्जिड्स की तरफ, क्योंकि वहीं पे एग सेल्स होते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो वहीं पे होना है। तो फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करती है, उस पॉलन ट्यूब को गाइड करती है, अपनी तरफ बुलाती है, क्योंकि वहीं पे क्या होता है, एक सेल बैठा हुआ होता है। विच क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आर फाउंड इन अ सेमनिफरस टिब्यूल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर फाउंड इन सेमनिफरस टिब्यूल्स। आपको पता है जब हम ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन उठाया गया, जब हम ह्यूमन टेस्टिस को ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं तो आपको पता है एक टेस्टिस के अंदर लगभग 200 से 250 सेमनिफरस टिब्यूल्स प्रेजेंट होता है। 200 एक टेस्टिस का जब काटा जाएगा, कट किया जाए ट्रांसवर्स सेक्शन और ऐसे देखा जाएगा तो देखेंगे इसमें कि 200 से 250 सेमनिफरस टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनिफरस टिब्यूल्स होता है और लगभग 200 से 250 सेमनिफरस टिब्यूल्स इस टेस्टिस के अंदर पाई जाती हैं। लेकिन दो सेमनिफरस टिब्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं कौन सा, यहाँ पे देखिए इंटेस्टिजियल सेल्स पाई जाती हैं, समझ में आए, इंटेस्टिजियल सेल। तो सेमनिफरस टिब्यूल्स के अंदर कौन कौन सेल्स पाए जाते हैं, सर्टोली सेल्स होता है और एक स्पर्मेटोगोनिया जो स्पर्म बनाने वाली सेल्स, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होता है। तो बहुत ही सिंपल सी कहानी है कि जो इन बिटवीन सेमनिफरस टिब्यूल्स
जो इंटेस्टिजियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH-LH, जैसे जैसे प्यूबर्टी आती है ब्रेन के अंदर, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH-LH उसके ऊपर इंटेस्टिजियल सेल्स पे जो इन बिटवीन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, इन बिटवीन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होता है ना इंटेस्टिजियल सेल्स, वहाँ पे FSH-LH का एक्ट होता है, वहाँ पे कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है। और यू नो दैट्स वेरी वेल कि टेस्टोस्टेरोन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। ऑफ कोर्स स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? टेस्टोस्टेरोन का होता है। और टेस्टोस्टेरोन कौन बनाता है? इंटेस्टिजियल सेल्स बनाती है। और इंटेस्टिजियल सेल्स के बना हुआ टेस्टोस्टेरोन इट डिफ्यूज होकर इनसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स की तरफ मूव करती है, क्योंकि प्रॉपर कंसंट्रेशन इनसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन का होना जरूरी है, तभी एक हेल्दी स्पर्म का फॉर्मेशन हो पाएगा। ठीक है, तो हम बहुत चैप्टर जब पढ़ेंगे तो काफी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अब विच आर द फॉलोइंग सेल्स आर फाउंड इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर कौन सा पाया जाता है? सर्टोली सेल। आपको पता है नर्सिंग सेल्स होता है, डेवलपिंग स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। स्पर्मेटोगोनिया जो स्पर्म बनाने वाली सेल्स होते हैं ना, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो आंसर इसके लिए कौन सा जाएगा? डी आंसर जाएगा, क्योंकि दोनों से सर्टोली सेल और स्पर्मेटोगोनिया बोथ ए एंड सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं स्लाइड नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर क्वेश्चन को जूम करते हैं थोड़ी सी और इसको कांस्टेंट करते हैं। चलिए, आफ्टर हाउ मेनी मंथ of the pregnancy does the limbs and digit of the fetus develop? limbs and digit कब बन जाता है? from the second month of the pregnancy limbs और digit क्या हो जाती है? फॉर्म हो जाती है। एक बेबी का limbs and digit from second month of the pregnancy तक क्या होती है? फॉर्म कर जाती है। which are the following placental hormones is produced during the pregnancy? प्रेगनेंसी के दौरान ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन कौन सा प्लेसेंटल हार्मोन्स निकलता है? आपको पता है HCG ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन HCG निकलती है, SPL निकलती है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोज, और रिलैक्सिन भी निकलती है। लेटर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी रिलैक्सिन प्रोड्यूस होती है, क्योंकि पैसेज ऑफ द डिलीवरी को स्मूथनेस प्रोवाइड करने के लिए, वाइडन करने के लिए क्या करती है? रिलैक्सिन प्रोड्यूस लेटर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी। तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कौन कौन से हार्मोन यहाँ पे निकलते हैं? HCG, HPL, रिलैक्सिन। तो आंसर कौन सा जाएगा? ऑप्शन डी आंसर इज करेक्ट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन 39 in which structure of the sperms are enzymes present which fertilization of the womb? आपको पता है स्पर्म के किस स्ट्रक्चर में वह कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है जो एग को फर्टिलाइजेशन में मदद करता था? आपको पता है स्पर्म का हेड, नेक, टेल, मिडिल पीस होता है। हेड के ऊपर क्या होता है? एक्रोसोम कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो बहुत ज्यादा एंजाइम्स, अलग अलग तरह का एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, जो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग कोर ऑफ फर्टिलाइजेशन उसको जोना पेलिसुडा एग के बहुत सारे मेम्ब्रेन को क्या करता है? डिसॉल्व करके फाइनली वो एग को क्या करता है? फर्टिलाइजेशन में मदद करता है। ठीक है, तो पूछा है कि स्पर्म के किस स्ट्रक्चर में वह एंजाइम प्रेजेंट होता है जो फर्टिलाइजेशन में मदद करता है? वह कौन सा एंजाइम होता है? एक्रोसोम के अंदर प्रेजेंट वह एंजाइम होता है, दैट इज कॉल्ड एक्रोसोम में पाया जाता है। आंसर क्या जाएगा? एक्रोसोम। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 39 हो गया। अब अगले स्लाइड के अंदर दैट इज कॉल्ड 15 की तरफ मूव करते हैं। थोड़ी इसको कांस्टेंट हम जूम करते हैं, इस क्वेश्चन को जूम किए और हम इसको कांस्टेंट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 40 विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज हैप्लॉइड? कौन सा सेल हैप्लॉइड? ऑफ कोर्स ओगोनिया, ये प्राइमरी oocyte, सब के सब क्या है? डिप्लॉइड सेल्स होता है, क्योंकि ओगोनिया ही डेवलप होकर प्राइमरी oocyte बनता है। प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1, मियोसिस 2 होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी oocyte, ये सब सेकेंडरी oocyte बनता है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज हैप्लॉइड सेल? हैप्लॉइड सेल कौन सा है? यहाँ पे सेकेंडरी oocyte एक हैप्लॉइड सेल्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 देखते हैं। हम इसको ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पूछा गया, हम बहुत ही आगे बात करेंगे इसको चैप्टर के अंदर। What is the main role of the large amount of progesterone secreted by the corpus luteum? Of course, that's very well, you know, corpus luteum is one of the one of the most important hormones which play a major role in during pregnancy को sustain बनाने के लिए बहुत ही major role progesterone करता है। आपको पता है जब progesterone hormone कौन रिलीज करता है? corpus luteum progesterone hormone रिलीज करती है, क्योंकि अगर सोचिए एस्ट्रोजन ने क्या किया था? एस्ट्रोजन ने इंडोमेट्रियम को बिल्कुल तरह से प्रिपेयर कर दिया था ताकि फिटस न्यू बेबी को वेलकम कर सके। ठीक है, बिल्कुल वो प्रिपेयर कर दिया था। लेकिन सोचिए अगर प्रोजेस्टेरोन पूरा 9 मंथ तक प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई होना चाहिए, यदि प्रोजेस्टेरोन कम हुआ तो यही प्रोजेस्टेरोन उस एस्ट्रोजन के द्वारा बनाया गया एंडोमेट्रियम जो थिक किया था, प्रोजेस्टेरोन उस थिकन को मेंटेन करके रखा था। लेकिन ड्यू टू किसी भी रीजन से अगर प्रोजेस्टेरोन लेवल बॉडी में कम हो गए तो क्या हो जाएगा? वो थिक वीक हो जाएगा, उसके बेबी का अटैचमेंट उस इंडोमेट्रियम से क्या होगा? डिटैच हो जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगी। ठीक है, मिसकैरेज की संभावना
बढ़ सकती है। ठीक है, इसलिए प्रोजेस्टेरॉन लेवल का इंपॉर्टेंट होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, यही आंसर सही है। मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, यही आंसर सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर, हम स्लाइड बात करते हैं 16, स्लाइड 16 की तरफ चलते हैं। चलिए थोड़ा इसको जूम करते हैं, इसको कांस्टेंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 42, व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन एन एम्ब्रियो हैविंग मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर इज ट्रांसफर्ड टू द यूट्रस फॉर द डेवलपमेंट होता है। मोर देन 8 ब्लास्टोमियर कब होगा? आप देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्वेश्चन आ चुके हैं। आपको पता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर दो सिचुएशन बनती है। चलिए तो क्वेश्चन 42 है, व्हाट इज द कॉल्ड द एम्ब्रियो हैविंग मोर देन 8 ब्लास्टोमियर इज ट्रांसफर टू द यूट्रस फॉर द डेवलपमेंट होता है। आपको से रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्वेश्चन पूछा गया है, और आपको पता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर अप टू 8 ब्लास्टोमियर, अप टू 8 ब्लास्टोमियर, अप टू 8 ब्लास्टोमियर कहाँ ट्रांसफर करता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। लेकिन मोर देन 8 ब्लास्टोमियर कहाँ ट्रांसफर करना होता है? यूट्रस के अंदर। तो क्या होगा? इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द निमोनिया इन ह्यूमन बींग्स का था। ऑफकोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग, थोड़ा से ऊपर और हम डिस्कस कर रहे थे आपके साथ। ठीक है, देखिए हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर के अंदर एक आता है ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। जब इनफर्टाइल ह्यूमन कपल आता है जिनके बच्चे नहीं हो सकते, उनको हम असिस्ट करते हैं, हम उन्हें किसी न किसी तरीके से हम उनका खुद का अपना जेनेटिक का बेबी को डेवलप करने का प्रयास करते हैं, जिसके अंदर देखिए कंडीशन दोनों में हो सकता है, दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है। आइदर मेल में भी कोई फेलियर हो सकता है या कोई फीमेल में फेलियर हो सकता है। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, तरीके दो ही तरह से हम इनकी ओन जेनेटिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, ओन जेनेटिक्स के बेबी प्रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, एक है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आउटसाइड द बॉडी हम फीमेल एग लेंगे और मेल का गैमेट्स लेंगे, मेल का स्पर्म लेंगे और आपस में लैब के अंदर इनको फर्टिलाइज कराते हैं, लैब के अंदर फर्टिलाइज कराएंगे। अब जाहिर सा बात है लैब के अंदर जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फिर जाइगोट हो जाएगी और जाइगोट के अंदर क्लीवेज डिवीजन कराएंगे। लेकिन अप टू 8 ब्लास्टोमियर होंगे, अप टू 2 से 4 ब्लास्टोमियर होता है, तो अप टू 8 ब्लास्टोमियर तक ले इसको कहाँ हम फैलोपियन ट्यूब के अंदर फैलोपियन ट्यूब के अंदर इंसर्ट करते हैं। ठीक है, और फिर वहाँ से अपना नेचुरल प्रक्रिया के दौरान वो अपना आपको डेवलप करता है। ठीक है, लेकिन अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर हो जाए तो फिर फाइनली उसको कहाँ यूट्रस के अंदर हम इम्प्लांट करते हैं। ठीक है, तो ये होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और एक होता है इन विवो फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन इन विट्रो में आउटसाइड द बॉडी हम फर्टिलाइजेशन करते हैं और वो ब्लास्टोमियर के अकॉर्डिंग हम कहाँ उसको फिट करना है। अगर अप टू 8 ब्लास्टोमियर है तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर हम उसको रिप्लेस करेंगे। अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर है तो फैलोपियन ट्यूब में ना बल्कि वो कहाँ यूट्रस के अंदर हम उसको इम्प्लांट करेंगे। ठीक है, और एक होता है इन विवो जो इनसाइड बॉडी का फर्टिलाइजेशन हो, और एक जो प्रक्रिया होती है ERT के अंदर आउटसाइड द बॉडी हमने प्रक्रिया कराई है। ठीक है, तो ये सब टेक्निक है इन विट्रो। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक को। ठीक है, नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन नंबर को डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया। निमोनिया ह्यूमन में निमोनिया क्या होता है? लंग्स को अफेक्ट करता है, एल्वेलाई ऑफ लंग्स को ऊपर अफेक्ट करता है। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया। निमोनिया क्या है? एक बीमारी है, निमोनिया एक बीमारी है। देखिए इस निमोनिया का कारण कौन कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑकरिंग ऑफ निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज, निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आंसर क्या होगा? डी आंसर, आंसर डी आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए 40 क्वेश्चन 40 के अंदर व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज द पैथोजन रिस्पॉन्सिबल मलेरिया। ठीक है, ये सब क्या है? ये जो डिजीज है ये चीज़ें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हम बहुत ही बेहतर पढ़े, हम लोग का वो एरिया है, फील्ड है, डॉक्टरी फील्ड सब एरिया है, वो सब बेहतर तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द पैथोजन रिस्पॉन्सिबल मलेरिया। मलेरिया क्या होता है? मलेरिया खुद में बीमारी है, मलेरिया इटसेल्फ एक बीमारी है, लेकिन बीमारी है, इस बीमारी का कारण कौन सा है? इसका कोई ना कोई पैथोजन होगा या पॉजिटिव एजेंट होगा। पॉजिटिव एजेंट या पैथोजन कौन सा? प्लाज्मोडियम, जो टाइनी प्रोटोजोन्स होता है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज मलेरिया। ठीक है, तो आप
तीनों समझिए यहाँ पे, एक वेक्टर को समझिए, एक बीमारी को समझिए और एक पॉजिटिव एजेंट। वेक्टर वो होता है जो एक पर्सन से बीमारी उठा के दूसरे पर्सन फैलाने का काम करता है, एक क्या होता है, वेक्टर होता है, ठीक है। और एक मलेरिया अगर खुद बीमारी है तो इस बीमारी का कारण क्या हो सकता है, डेट इज कॉल्ड पॉजिटिव एजेंट या पैथोजन। कौन सा है, प्लाज्मोडियम। वह प्लाज्मोडियम जो टाइनी प्रोटोजोन्स होता है जो रिस्पॉन्सिबल फॉर बीमारी कौन सी, मलेरिया। लेकिन इस मलेरिया को फैलाने का काम किसने किया था, फीमेल एनोफिलिस मस्किटो, डेट इज कॉल्ड वेक्टर। समझ में आ गया, इस तरह से आप चीजों को समझेंगे। चलिए हो गया। तो यहाँ पर कौन सा विस्ट है, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द पैथोजन रिस्पॉन्सिबल मलेरिया। मलेरिया के लिए कौन सा पैथोजन पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबल है, डेट इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम जो टाइनी प्रोटोजोन्स होता है। तो कौन सा होता है, टाइनी प्रोटोजोन्स, डेट इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। चलिए अगले हम स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, स्लाइड नंबर 17। स्लाइड नंबर 17 होता है, थोड़ी सी इसको जूम करते हैं, जूमिंग करते हैं, ऑफ कोर्स जूम कर लिए और इसको कांस्टेंट कर देते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर द ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट और वेक्टर। कौन सा डिजीज है जो इंसेक्ट और वेक्टर से ट्रांसमिट होता है। ऑफ कोर्स हमने बताया पिछले क्वेश्चन, ये भी ह्यूमन हेल्थ डिजीज का टॉप क्वेश्चन है। तो वेक्टर हमने बताया वही जो बीमारी फैलाने का काम करता है, बीमारी फैलाने का काम करता है। अगर मलेरिया है तो ये क्या है, एक बीमारी है, और इस बीमारी का कारण क्या है, वही प्लाज्मोडियम जो टाइनी प्रोटोजोन्स है। लेकिन इस बीमारी को फैलाने का काम कौन किया, फीमेल एनोफिलिस मस्किटो। तो मलेरिया के लिए काम कौन किया, फीमेल एनोफिलिस मस्किटोज ने काम किया। फाइलेरिया के लिए कौन सा, फीमेल क्यूलेक्स मस्किटो ने काम किया। तो दोनों कंडीशन में क्या है, वेक्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट और वेक्टर के द्वारा, यही बीमारी है जो मलेरिया फाइलेरिया जो वेक्टर के द्वारा ट्रांसमिट होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन, एक हेल्दी पर्सन से जो होता है, एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट होता है। आप क्वेश्चन नंबर 46 को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे लिखा है व्हाट काइंड ऑफ बैरियर इज द इंटरफेरॉन सिक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होता है। ऑफ कोर्स वायरस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का चैप्टर है। अब देखिए पूछा व्हाट काइंड ऑफ बैरियर, ऑफ कोर्स बैरियर फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, साइटोकाइनिन बैरियर, सेलुलर, हमारे बॉडी के मैकेनिज्म है, ये सब हमारे बॉडी के बैरियर है जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म या फॉरेन पैथोजन से हमें प्रोटेक्शन कर रखते हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन कर रखते हैं। जिसमें देखिए, जिसमें एक के बारे में पूछा गया, साइटोकाइनिन बैरियर के बारे में पूछा गया। व्हाट काइंड ऑफ बैरियर, वह कौन सा बैरियर है जो इज द इंटरफेरॉन सिक्रेटेड वायरस इन्फेक्टेड। सपोज ये सेल है, हमारे सेल, ह्यूमन सेल। अब ध्यान से देखिए, हम ऐसा कर देते, एक गोला बना देते हैं, एक गोला बना दिया हम, गोला, ये सही रहेगा, गोला बना दिया। कोई वायरस इन्फेक्टेड सेल्स क्या किया, वायरस यहाँ सेल्स के पास इन्फेक्ट कर दिया। अब चूंकि ये सेल्स का इन्फेक्शन हो गए, इन्फेक्शन यहाँ पे कॉज हो गए और यहाँ के सेल्स डेड होंगे, तो अपने डेड होने से पहले एक कुछ केमिकल सिक्रेट करते हैं, यहाँ के डेड सेल कुछ केमिकल सिक्रेट करते हैं, डेट इज कॉल्ड इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन सिक्रेट करती है आसपास के सेल्स को, ये वायरस आसपास के सेल्स की तरफ ना फैले, ठीक है। तो इसका ये डेड सेल है जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स है, वो प्रोड्यूस करते हैं एक केमिकल, डेट इज कॉल्ड इंटरफेरॉन, जो प्रोटेक्ट करता है अनअफेक्टेड सेल्स को फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन, इसको ना हो जाए, इसके लिए प्रोटेक्ट, मतलब शहादत करने से पहले ये सेल ने क्या किया, एक ऐसा केमिकल को बना कर गया जिससे उसके पड़ोसी के सेल्स जो अच्छे हैं उन तक ये वायरस ना फैल सके, ठीक है। ये क्या होता है, एक सेलुलर बैरियर, सेल के लेवल पे बात हो रही है ना दोस्त, सेल साइटोकाइनिन, साइटोसेल ना, तो साइटोकाइनिन बैरियर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइटोकाइनिन बैरियर बोलते हैं, जो मरते वक्त क्या किया, एक ऐसा केमिकल बना कर गया जो इस वायरस को फर्दर फैलने नहीं दिया, क्योंकि ऐसा उन जो हेल्दी सेल्स थे उनके तरफ ऐसा केमिकल बना के उसको कोट कर दिया कि वायरल फर्दर इन्फेक्शन नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये व्हाट काइंड ऑफ बैरियर इज द इंटरफेरॉन सिक्रेटेड वायरस इन्फेक्टेड सेल। तो वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रेट कौन सा करता है, इंटरफेरॉन सिक्रेट करता है, विच हेल्प्स द फर्दर इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकता है, ठीक है। ये होता है साइटोकाइनिन बैरियर का एग्जांपल है। तो बहुत सारे बैरियर हमारे बॉडी के अंदर है, चाहे वो फिजिकल बैरियर, केमिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, साइटोकाइनिन, ये सब बैरियर है। ये हमारे बॉडी के अंदर एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म या पैथोजन से हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन और सुरक्षा पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। उनमें से एक है साइटोकाइनिन बैरियर, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल, जो इन्फेक्टेड सेल्स वो केमिकल को सिक्रेट करते हैं इंटरफेरॉन, जो फर्दर वायरल इन्फेक्शन से क्या करता है, बचाता है और रोकता है, ठीक है। तो इसके अंदर आंसर ऑप्शन नंबर ए जाएगा, साइटोकाइनिन बैरियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स जो एंटीबॉडीज बना के मारती हैं, ठीक है, कौन सा, डेट इज कॉल्ड बी लिम्फोसाइट। ऑफ कोर्स आंसर कौन सा जाएगा इसका, बी लिम्फोसाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 का 18 की तरफ मूव करते हैं।
और इसको थोड़ी सी जूम करते हैं, क्वेश्चंस को जूम करते हैं, क्वेश्चंस को जूम करते हैं, इसको कांस्टेंट करते हैं, हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, what is taken by the patient to stop graft rejection। ऑफकोर्स ग्राफ्ट रिजेक्शन ये भी ह्यूमन एंड हेल्थ डिजीज से चैप्टर उठाया गया। और मैं बता दूं ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है। जब हम कोई पर्सन, मान लीजिए एक पर्सन है और ए पर्सन, इनको एक किडनी डोनेट इसको करना चाहते हैं, तो एक किडनी डोनेट करना चाहते हैं, तो किडनी के डोनेशन के जो ग्राफ्ट जो होता है, ग्राफ्टिंग किया जाए, क्या जो इसकी किडनी लगा के इसमें ग्राफ्ट किया जाएगा, तो इसकी किडनी ग्राफ्ट फेल्योर ना हो जाए, इस ऑर्गन का डोनेशन की प्रक्रिया फेल्योर ना हो जाए, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। ऑफ कोर्स इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्गन फेल्योर ना हो जाए, ऑर्गन डोनेशन की प्रक्रिया फेल्योर ना हो जाए, उसे सेफ रखने के लिए, उसको सेफ रखने के लिए एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इसमें पूछा गया व्हाट इज टेकन बाय द पेशेंट टू स्टॉप ग्राफ्ट रिजेक्शन। चूंकि मान लीजिए, फिर से बढ़िया से समझा देते हैं थोड़ा ट्रिक से। मान लीजिए कि ए पर्सन है और ए बी पर्सन है, ए पर्सन है बी पर्सन है, तो चूंकि ए के अंदर क्या होगा, एक किडनी फेल कर गई, किडनी दोनों किडनी फेल्योर हो चुके हैं, तो फाइनली अल्टीमेट और बेस्ट ऑप्शन क्या है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। और ए जो ए ऑप्शन है, ए वाला, इस बी को किडनी, इनके पास दो है तो एक किडनी डोनेट करना चाहते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि एक बॉडी जो होता है ना अपने सारे ऑर्गन्स को पहचानती है, इसके पास खुद की सेल्फ इम्यूनिटी होती है, जो बॉडी के अपने ऑर्गन को सेल्फ वो पहचानती है, उसके पास आइडेंटिटी होती है। लेकिन ये तो दूसरे बॉडी का है, दूसरे बॉडी का किडनी इस बॉडी के अंदर जाने वाला है, ये बॉडी तो उसको अनआइडेंटिफाई कर देगी, उसको अपने बॉडी के अंदर एक्सेप्ट करने से क्या कर देगी, रिजेक्ट कर सकती है। ये बॉडी क्या कर सकती है, उसको, उस ऑर्गन को रिजेक्ट कर सकती है। यदि उस ऑर्गन को रिजेक्ट कर देगी तो ऑर्गन डोनेशन की प्रक्रिया क्या कर जाएगी, फेल्योर हो जाएगी। और ऐसा ना हो इसका हम थोड़ी इम्यूनिटी को क्या कर देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं, ताकि ऑर्गन डोनेशन की प्रक्रिया फेल्योर ना हो। और ऐसा इसलिए इस पेशेंट को क्या किया जाता है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दिया जाता है, क्योंकि इम्यूनिटी को स्लो डाउन करता है। और जिस वजह से इस किडनी इसमें ट्रांसप्लांट हो चुका है, तो उसको पहचान नहीं पाता है, उसकी थोड़ी इम्यूनिटी उसके लिए क्या कर दी जाती है, कमजोर कर दी जाती है। और जिसकी वजह से ये पेशेंट क्या करता है, इस पेशेंट की जो इम्यून सिस्टम है ना, उस किडनी को थोड़ी सी कम पहचानता है, मतलब उससे रिजेक्शन नहीं हो पाता है। मतलब जो ग्राफ्ट किडनी किया गया है ना, ग्राफ्ट रिजेक्शन की प्रक्रिया फेल्योर नहीं होता, उसकी ग्राफ्ट रिजेक्शन की प्रक्रिया को फेल्योर ना, मतलब उसको रोकने के लिए, फेल्योर ना हो, ग्राफ्ट रिजेक्शन फेल ना मार जाए, इसलिए इस पेशेंट को हम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड साइक्लोस्पोरिन है। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स आपको पता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से फंजाई से आइसोलेट किया जाता है, ये इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग इसलिए इस पेशेंट को दिया गया, क्योंकि इस पेशेंट के अंदर किडनी दूसरे पर्सन की किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, और इस किडनी का फेल्योर ना हो जाए, इस ऑर्गन डोनेशन की प्रक्रिया फेल्योर ना हो जाए, थोड़ी सी इस पेशेंट के इम्यून सिस्टम को हमने क्या कर दिया, स्लो डाउन कर दिया, उसे पहचानने से वो थोड़ा सा कम इनकार करेगा, ठीक है, धीरे धीरे उस बॉडी को एडजस्ट कर लेगा, इसलिए साइक्लोस्पोरिन दिया जाता है। कभी पर क्या होता है, लाइफ लॉन्ग भी खाना पड़ जाता है, ये ड्रग लाइफ लॉन्ग भी लेनी पड़ जाती है। चलिए हम इससे बहुत ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, किसमें, ह्यूमन एंड हेल्थ डिजीज चैप्टर के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं। चलिए हम आगे की तरफ मूव करते हैं, नहीं तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाए, बहुत कुछ लंबाई हो जाएगी। चलिए ये हो गया, समझ में आ गया, इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं, ठीक है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन। आप बहुत सारे लिम्फाइड ऑर्गन्स पढ़ने वाले हैं, आप ह्यूमन एंड हेल्थ डिजीज का क्वेश्चन है, प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन्स, सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स, बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, इम्यून सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं ये लिम्फाइड ऑर्गन। हम आपको बता देते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है, बोन मैरो एंड थाइमस होने वाला है। कौन सा आंसर होने वाला है, बोन मैरो एंड थाइमस। हम डिटेल में बहुत ज़्यादा चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हम थोड़ा और इस क्वेश्चन को ऊपर की तरफ लेकर चलते हैं, आपको इस लॉक करते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस हैज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ऑफ कोर्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम HIV के पास होता है। आपको पता है, यदि मान लीजिए कि ए पर्सन है, इस पर्सन को HIV हुआ, HIV इन्फेक्शन आ गया,
अब चूंकि एच आई वी क्या करेगा अपना, इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, क्योंकि ये जाहिर सा बात है अपना जेनेटिक मटेरियल डालेगा, जेनेटिक मटेरियल इसके जेनेटिक मटेरियल के साथ इनकॉर्पोरेट होगा, इसके सेल्स को इनकॉर्पोरेट होगा और इसके सेल्स को पूरा कब्जा कर लेगा और अपना मोर एंड मोर एच वाला वायरल पार्टिकल बनाएगा और इसे कमजोर कर देगा। तो कहानी बस सिंपल सी बात है कि यदि एक पर्सन के पास एच हुआ है, इसका मतलब एच वायरस ने क्या किया, इसके अंदर अपनी जेनेटिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस किया। और आपको पता है वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है, और हम लोग पास क्या होता है, डीएनए होता है, हमारे पास डीएनए होता है। तो अगर इसके पास डीएनए है, अगर इस एच को इसके पास क्या करना है कि इसको बीमार करना है, तो इस डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट होना पड़ेगा, इसके जेनेटिक मटेरियल को इस ह्यूमन के इस जेनेटिक मटेरियल के साथ इनकॉर्पोरेट होना पड़ेगा। लेकिन दोनों में अंतर है, इसका तो जेनेटिक मटेरियल एचआईवी का क्या है, आरएनए है, और इसका डीएनए है, काम तो बनेगा नहीं। तो क्यों नहीं इसको किया जाएगा कुछ इस तरह से। अब एचआईवी यहाँ दिमाग लगाता है, एचआईवी के पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम के एंजाइम है। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम के एंजाइम से वापस से आरएनए से पुनः क्या बनाएगा, डीएनए बनाएगा। और नाउ दिस डीएनए अब इस सेल्स के, इस ह्यूमन के सेल के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट बहुत आसानी से हो जाएगा। और आसानी से होगा तो जाहिर सी ट्रांसक्रिप्शन करके ट्रांसलेशन बढ़ाएगा, मोर एंड मोर वायरल पार्टिकल, आरएनए वाला पार्टिकल अपना बनाएगा और जोड़ जोड़ कर उसको फिर बहुत ज़्यादा वायरस की संख्या बढ़ाता है। और क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा वायरस की संख्या बढ़ाता है, पूरी बॉडी के मशीनरीज के ऊपर ये कब्जा करके बहुत इम्यूनिटी को टी लिम्फोसाइट बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर देता है और इतना ज़्यादा वीक बना देता है। और ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के जरिए ये मर जाता है पर्सन। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन मतलब समझते हैं, ये जब नॉर्मली हम जब इस तरह क्या बहुत सारे हम लोग लाखों बैक्टीरिया हम लोग सांस के द्वारा इनहेल करते हैं, मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया, तो ये हमको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। एनवायरनमेंट बहुत सारे बैक्टीरिया हम लोग रोज इनहेल करते हैं, कोई दिक्कत होती है, नहीं होती, क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम क्या करती है, इम्यून सिस्टम मजबूत है, हमारी इम्यून सिस्टम उसे नुकसान नहीं होने देती है, हमें सुरक्षा कर लेती है, प्रोटेक्शन कर लेती है। लेकिन सोचिए दोस्त कि इस पर्सन की टी लिम्फोसाइट इतनी कम हो गई है कि एंटी बहुत ज़्यादा कम हो गई, इसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमजोर किसने किया, एचआईवी कर दिया। एचआईवी ने सारा कमजोर इसको कर दिया, लेकिन कमजोर कर दिया। अब जो नॉर्मल तरीके से जो वायरस छोटे मोटे जो बैक्टीरिया वायरस नुकसान नहीं पहुंचाते थे, अब उनको मौका मिल गया, क्योंकि उनको पता है अब तो इसकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई है और फिर अटैक कर देते हैं सारे के सारे नॉर्मल कॉमन जो पहले नहीं नुकसान पहुंचा सकते अब वो भारी और भयंकर नुकसान पहुंचाते हैं। कई तरह की बीमारियां इसको होने लगती हैं क्योंकि इम्यूनिटी बहुत लो है, और इस वजह से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन की वजह से ये फाइनली क्या हो जाता है, डेथ कर जाता है। ठीक है, और भी बहुत चीज़ें इसमें पढ़ानी है, बहुत सी चीज़ें पढ़ाया और जाता है, हम आपको चैप्टर के अंदर इसको बताएंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता है इसके अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस हैज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एचआईवी। तो चलिए ये वाला हो गया। अब चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर, चलते हैं 19। अब इसको थोड़ी सी जूम करते हैं, कांस्टेंट करते, लॉक करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फ्लोइंग ड्रग्स इंटरफियर विद डोपामिन। एक न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन के साथ इंटरफियर कौन सा ड्रग करता है, ये कोकीन होता है। आप पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज करके टॉपिक है, वहां पे इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए इसमें कौन सा इंटरफियर करता है, कोकीन करता है। ठीक है, अब देखिए बहुत कुछ इसमें पढ़ना होता है, पढ़ाएंगे आपको। अभी देखिए विच वाइटमिन्स कंटेन इंक्रीज ड्यू टू द कन्वर्जन वाइटमिन मिल्क टू कर्ड। आपको पता है जब मिल्क से कर्ड बहुत ज़्यादा इनरिच्ड होता है, बहुत अच्छी होती है, लाभदायक, बहुत अच्छा होता है अगर मिल्क से आप कर्ड खाते हैं, दही खाते हैं, क्योंकि जब मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट होता है तो विटामिन B12 की क्वांटिटी, विटामिन B12 इंक्रीजमेंट होता है, इन्हांस कर जाता है। क्या होता है जब मिल्क दूध में कन्वर्ट होता है तो विटामिन B12 इन्हांस कर जाता है, और विटामिन B12 क्या करता है, मैचुरेशन ऑफ आरबीसी को मैच्योरेशन करवाता है, आरबीसी के शेप एंड साइज को मैच्योर करवाता है, मेंटेन करता है। ठीक है, तो इसलिए विटामिन इसमें पूछा है विच विटामिन कंटेंट कौन सा इन्हांस कर जाता है, कब जब मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट किया जाता है तो कर्ड के अंदर क्या चीज इन्हांस कर जाता है, दैट इज कॉल्ड विटामिन B12 इन्हांस कर जाता है। तो इसके लिए आंसर यही होगा। अब देखिए अब अगला है, लॉक किए, विच आर द फ्लोइंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ऑफकोर्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट कौन सा है, स्टैटिन एक्चुअली ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है। स्टैटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है और ये फंगस से पाया जाता है, मोलस्कस परप्यूरियस फंगस है, और इसे जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इसको मॉडिफिकेशन किया जाता है और ह्यूमन के लायक इसे बनाया जाता है, और ह्यूमन इसे यूज करता है एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह।
क्यों? क्योंकि स्टेटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये जो होता है ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करने वाले एंजाइम को जाके उसके साथ इंटरफियर करता है, उसे रोकता है, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल कम करने का ओवरऑल काम करता है। तो कौन सा? स्टेटिन। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं स्लाइड नंबर 20। स्लाइड नंबर 20 चलते हैं। अब इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, इसको लॉक करते हैं, लॉक कर दिए। चलिए क्वेश्चन 54, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? कौन सा पेयर इनकरेक्ट? ऑफकोर्स साइक्लोस्पोरिन है, साइक्लोस्पोरिन ए, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्म, ऑफकोर्स इट प्रोड्यूस फ्रॉम फंगस। अब देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट, गलत कौन सा है? गलत कौन सा है? तो इसमें देखिए साइक्लोस्पोरिन है। अब साइक्लोस्पोरिन है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स होता है, जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एक तरह का क्या है? फंजाई है, वहां से क्या था? आइसोलेट किया जाता है। और किसमें मदद करता है? ऑर्गन डोनेशन की प्रक्रिया फेल्योर ना हो जाए उसे इनहिबिट करने के लिए इस साइक्लोस्पोरिन का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक किस तरह का ड्रग होता है? इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टैटिन। स्टैटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है। इस कौन से फंजाई से ऑब्टेन किया जाता है? मोलस्कस परप्यूरियस। हाँ, इस फंजाई में आता है मोलस्कस परप्यूरियस, मोलस्कस परप्यूरियस से ऑब्टेन किया जाता है। और इस जब ऑब्टेन किया जाता है तो बाद में इसे जेनेटिक्स तरीके से मॉडिफाई किया जाता है और ह्यूमन के लायक बनाया जाता है, और ह्यूमन के लायक बनाया जाता है। और ह्यूमन के अंदर क्या करता है? ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करने वाले एंजाइम होते हैं, ब्लड के अंदर कुछ कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करने वाले एंजाइम होते हैं, उस एंजाइम के साथ इंटरफियर करके ओवरऑल ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। कौन सा? स्टैटिन। अब देखिए स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या होता है? स्ट्रेप्टोकाइनेस ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करता है, ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करता है, और ये स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है। और ये भी बात सही है, ये क्या होता है? ब्लड क्लॉट होता है, डिसॉल्व कर सकता है, डिसॉल्व करता है। इसमें बहुत सारी बीमारियां नॉट ठीक किया जाए तो बहुत सारी बीमारियां हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हो सकती है, जो हार्ट सर्कुलेशन चैप्टर के अंदर ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए ब्यूटेरिक एसिड प्रोड्यूस फ्रॉम फंगस। नो, ब्यूटेरिक एसिड तो बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है, तो यही इसका आंसर इनकरेक्ट, गलत यही है। कौन सा? गलत यही है, ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, गलत ही। तो 54 का ऑप्शन क्या होगा? आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइनोबैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन? कौन कौन सा साइनोबैक्टीरिया जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है? फिक्स का मतलब उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का अमोनिया के अंदर एक फर्टिलाइजर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। डाइट्रोजन का नॉस्टक, एनाबा, ऑसिटोलोरिया, तीनों काम करते हैं। नॉस्टक, एनाबा, ऑसिटोलोरिया, ये साइनोबैक्टीरिया जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो ये ऑल ऑफ दीज आंसर यहाँ पे सही, सभी काम करते हैं। नेक्स्ट है 54, which with the help of what butterfly caterpillar is controlled by? butterfly caterpillar को कंट्रोल किया जाता है क्या? बेसिलस बीटी, बेसिलस थ्रूएंजिएंसिस से कंट्रोल किया जाता है। तो चलिए हम अगले स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। 21 की तरफ हम मूव करते हैं, और यहाँ पर हम इसको थोड़ा जूम करते हैं। चलिए इसको लॉक करते हैं। अब देखिए 57 नंबर क्वेश्चन के अंदर who of the following scientists observed that restriction endonuclease can cut the DNA strand and particular shape होता है? तो कौन सा आंसर इसके लिए जाएगा? हर्बर्ट बॉयर। और अब मैं बता दूं, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर सबसे बड़ी क्रांति रही है, और यहीं से बायोटेक्नोलॉजी के रेस में सबसे अगर रिवोल्यूशनरी और डिस्कवरी हुई थी, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी सबसे बड़ी रिवोल्यूशनरी, और जहाँ से बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत होती है, जन्म वहीं से होता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते 58, ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। कटिंग डीएनए एट स्पेसिफिक साइट एंड मेड अ पॉसिबल बाय व्हिच? ये कैसे पॉसिबल हो पाया? ये हार्वर्ड बॉयर डिस्कवरी। कौन सा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और एक कट कूट करने वाली चीजें पॉसिबल हो पाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हम 59 को देखते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग is the large volume of the culture processed produce appreciable quantities of course? अब इसमें देखिए एक बड़े बड़े जैसे जीन होता है ना, इसमें मान लीजिए इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन हमको बनाना है पूरे देश के अंदर। मान लीजिए डायबिटीज है और इसे सही करने के लिए हमको इंसुलिन बनाना है। ठीक है, तो इंसुलिन कैसे बनाएंगे? हम ह्यूमन सेल्स से हम क्या करेंगे? उस प्योर डीएनए को आइसोलेट करेंगे। अब देखिए प्योर डीएनए चाहिए सब आता है, ह्यूमन सेल के अंदर निकालेंगे। कोई सेल होगा तो सेल के अंदर सेल वाल तो नहीं होता, ह्यूमन के अंदर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा।
प्लाज्मा ये साइटोप्लाज्म होगा, और साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। फिर डीएनए के पास पहुंचेंगे, और डीएनए में जाएंगे तो डीएनए प्योर डीएनए नहीं होता, उसके साथ बहुत सारा नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है, नॉन क्रोमोसोमल प्रोटीन होता है, बहुत सारी चीज़ें अनवांटेड चीज़ें वहाँ पे होती हैं। तो इन सब चीज़ों को बहुत सारे एंजाइम के साथ तोड़कर आप पहुँचेंगे उस डीएनए के पास। क्योंकि आपको पता है बहुत सारे उस डीएनए के साथ हिस्टोन, नॉन हिस्टोन, बहुत सारे एंजाइम के साथ सब कुछ तोड़ेंगे, और आप उसको चिल्ड एथेनॉल में डाल के उस प्योरीफाइड डीएनए को आइसोलेट कर लेंगे। ह्यूमन के कंप्लीट डीएनए को आपने आइसोलेट कर लिया। अब फिर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करेंगे, क्योंकि ये पूरा अगर डीएनए है तो पूरा इस डीएनए ट्रांसक्राइब होकर प्रोटीन नहीं बना पाएगा। इस डीएनए के ऊपर कुछ सेगमेंट होंगे, उस सेगमेंट के ऊपर कुछ जीन होगा जो एक्सप्रेशन करके प्रोटीन बना पाएगा। तो हम क्या करते हैं, जब प्योरीफाइड डीएनए ले लेते हैं तो प्योरीफाइड डीएनए लेने के बाद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से खूब ज़्यादा तोड़ देते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं। हमने टुकड़ों में तोड़ दिया। अब इसी टुकड़ा में कोई एक है जो हमारा इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है। अब कैसे उसको पहचानेंगे और कैसे आइसोलेट करेंगे, ऐसे मैं बता दूं कि अब बात आती है, इसके बाद आती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। क्योंकि हमने प्यूरिफाइड डीएनए अपने डिजायर जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमको आइसोलेट करना है, इस कटिंग बहुत सारे फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए से उस चीज को आइसोलेट करना है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे कैथोड पे लोड करेंगे, एनोड की तरफ अपने मॉलिक्यूलर बेसिस, साइज, मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर रन करेंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। ठीक है, तो हमको पता रहता है कि कितने सेगमेंट वाला जो है ना जीन जो होता है ना इंसुलिन बनाता है, तो उस सेगमेंट वाले जीन को हम आइसोलेट करेंगे। लेकिन ऐसे दिखेगा नहीं। जब उसको डीप करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को डीप करेंगे, इथिडियम ब्रोमाइड विथ यूवी अल्ट्रावायलेट रेज को एक्सपोजर करेंगे तो ब्राइट ऑरेंज कलर का आएगा। हम उसको वहां से इल्यूजन टेक्निक के थ्रू आइसोलेट कर लेंगे। ठीक है, हमने सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया, और उसी अब चूंकि ये बनाया जाता है इकोलाई के अंदर, इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन बनाई जाती है। तो इकोलाई के अंदर जो प्लाज्मिड है, उस प्लाज्मिड को निकालेंगे, उसको भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे, और इस इंसुलिन को भी हमने इस डीएनए को भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया है, और इस इकोलाई के अंदर जो प्लाज्मिड है उसे निकाल कर उसे भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, इसलिए ताकि स्टिकी एंड बिल्कुल दोनों जगह पे क्या हो, स्टिकी एंड सेम हो। और यहाँ से जब हमने जो आइसोलेट के इल्यूजन टेक्निक के थ्रू फाइनली जो अपने डिजायर जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया, तो इसके प्लाज्मिड के ओआरआई के साथ, इसके प्लाज्मिड जो इकोलाई से हमने जो प्लाज्मिड निकाला है, जिसको सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया है, उसके ओआरआई के साथ हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं थ्रू डीएनए लाइगेज के साथ। हमने उस प्लाज्मिड बना लिया, मतलब कि उस प्लाज्मिड को मैंने प्रिपेयर कर लिया। अब उस प्लाज्मिड को एक फ्रेश इकोलाई के लेंगे, और फ्रेश इकोलाई के अंदर उसकी प्लाज्मिड निकालेंगे और इस प्लाज्मिड को इंसर्ट कर देंगे, और आप कल्चर मीडिया प्रोवाइड कर देंगे, ताकि बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया क्या करता है, ग्रो करता है मल्टीपल टाइम्स, 1 2 4 8 इस तरह से मल्टीपल में ग्रो करता है। और चूंकि प्लाज्मिड उसके पास है, और तो वो एक्सप्रेस भी करेगा, प्रोटीन भी बनाएगा, तो हमारा वाला इंसुलिन भी वहाँ पे बन जाएगा। अब इंसुलिन बन जाएगा, चूंकि गाँव के लोगों को तो इलाज करना नहीं, पूरे देश का ठेका लिया हमने, तो पूरी देश का ठेका लेने के लिए क्या करेंगे, आप बर्तन में, कटोरी में उसको बनाएंगे नहीं ना, बड़े बड़े टैंक का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि पूरी देश की इंसुलिन डायबिटीज वाले पेशेंट को क्या करना है, ठीक करना है। तो बहुत बड़े टैंक का, चूँकि गाँव में कटोरी वटोरी में थोड़ी बना के गाँव के लोगों को ठीक कर देना है, पूरे देश का जब ठेका हमने लिया है कि भाई डायबिटीज से आपको मुक्त करेंगे, तो इसके लिए बहुत बड़ा बड़ा टैंक का इस्तेमाल करना पड़ेगा उसको कल्चर करने के लिए, जिसको बायोरिएक्टर का नाम दिया जाता है। तो इसके लिए आंसर कौन सा जाएगा, बायोरिएक्टर। बहुत ज़्यादा मोर डिटेल में हम इसको बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन वाले जेनेटिक ब्रांच के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा है, बायोरिएक्टर आंसर जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले स्लाइड के अंदर 21 हो गया ना, 22। चलिए इसको थोड़ा सा जूम करना चाहिए मेरे को, थोड़ा जूम कर देता हूँ और इसको लॉक कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट। द बेस पेयर पूछा है, स्टैंडर्ड डीएनए डबल हेलिकल मॉडल। ऑफकोर्स बेस पेयर जब पता है आपको, पता है डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, एक स्टैंड ये है 5 प्राइम 3 और 3 प्राइम से 5 प्राइम होता है। तो ये जो बना होता है ना, ये नाइट्रोजन हुआ, फॉस्फेट हुआ, और ये शुगर नाइट्रोजन फॉस्फेट से बना होता है। ये बेस, ये सीढ़ी की डंडी क्या होती है, नाइट्रोजन शुगर फॉस्फेट से बना होता है। तो आंसर जाएगा, ये मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंदर और बेहतर आपको पढ़ाएंगे, अभी आंसर ये जाएगा। ठीक है, What is the essential for the occurrence of the same kinds of sticky end produce होता है। sticky end produce same kind, क्योंकि same restriction endonuclease हम दोनों कट करेंगे। to cut the DNA by the same restriction endonuclease, तभी तो sticky end सेम मिलेगा। समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की, अगले हम स्लाइड की तरफ चलेंगे। 22 के बाद 23 स्लाइड, और हम इसको क्या करेंगे, थोड़ी सी जूम कर देता हूँ,
थोड़ी सी जूम करके लॉक कर देता हूँ इसको। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए। ड्यूरिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, हमने पता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के थ्रू फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, जो हमने फ्रेगमेंट्स ऑफ आइसोलेट किया, प्यूरिफाइड डीएनए निकाला, फिर उसका रेस्ट्रिक्शन डील कट किया, बहुत सारे टुकड़े बना दिया, उसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो पूछा ड्यूरिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक द डीएनए मूव करते हैं टुवर्ड्स कैथोड से किसकी तरफ, एनोड की तरफ मूव करते हैं। कहाँ पे, एनोड की तरफ। मूव टुवर्ड्स विच इलेक्ट्रोड्स, कैथोड से एनोड की तरफ मूव करते हैं। कौन सा, एनोड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है Which other following is the sequence forms the replication start in colony? रेप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? अगर आप जीन ऑफ डिजायर जीन ऑफ इंटरेस्ट को कहाँ जोड़िए, उस वेक्टर के प्लाज्मिड के किस साइड पे जोड़ेंगे, उसके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साइड पे जोड़ेंगे, तभी तो आपका वो कॉपी बनता जाएगा। तो कौन सा, ओआरआई साइड पे आप उसको जोड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, ये सही आंसर है, जो हमने मतलब रेड से जो ऑप्शन के अंदर हम टिक करते हैं वो सही आंसर है। ठीक है, अब देखिए 64 का डीएनए कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल्स। कैसे, डीएनए सेल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर सकता क्योंकि डीएनए एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होता है, और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ह्यूमन सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। तो कभी भी नेगेटिव डीएनए हाइड्रोफिलिक डीएनए हाइड्रोफोबिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास नहीं कर सकता है। ठीक है, तो कौन सा, ड्यू टू डीएनए क्या होगा, हाइड्रोफिलिक होने की वजह से ऐसा होता है। डीएनए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल हाइड्रोफिलिक नेचर के होने की वजह से ऐसा होता है, हाइड्रोफिलिक नहीं। लेकिन मैं बता दूं दोस्त कि जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ते हैं, खूब जबरदस्त जेनेटिक इंजीनियरिंग को जो पढ़ते हैं समझते हैं ना, तो ये पॉसिबल कराया जाता है, ये पॉसिबल कराया जाता है, अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए पॉसिबल कराया जाता है। बहुत सारे मेथड, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल मेथड, बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं जहाँ से आसान पॉसिबल कराया जाता है, और जेनेटिक इंजीनियरिंग करना ही पड़ता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं, कुछ स्लाइड हम 24 की तरफ चलते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको जूम करते हैं हल्का सा, अब इसको लॉक करते हैं, लॉक करते हैं। नेक्स्ट है थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड टू पीसीआर इज आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया। आपको पता है पीसीआर, आपको इस एप्लीकेशन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन के अंदर। पीसीआर के लिए थर्मस एक्वेटिकस, कौन सा, थर्मस एक्वेटिकस, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे भी इसके एंजाइम कैसे काम करते हैं, एक्टिवली काम करते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 66 के अंदर देखते हैं, व्हाई डज द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन नॉट किल द बेसिलस। क्योंकि आपको पता है बीटी टॉक्सिन प्रोटीन्स होते हैं, और जो बीटी टॉक्सिन प्रोटीन जो होता है ना, बेसिलस बैक्टीरिया से निकाला गया है। अब चूंकि इस बैक्टीरिया के अंदर ये टॉक्सिन चीजें हैं, लेकिन फिर भी इस बैक्टीरिया को किल नहीं करता है। क्यों, क्योंकि बीटी टॉक्सिन बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है एज अ प्रोटॉक्सिन, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, तो बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट इन इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के अंदर प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर, और इसलिए बैक्टीरिया को मार नहीं पाता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, 25। थोड़ा सा इसको लॉक करते हैं, जूम करते हैं और डिस्कस करते हैं। चलिए, विच टेक्निक वाज यूज्ड टू प्रिवेंट इन्फेक्शन टोबैको प्लांट्स मिलेडोगाइन इनकॉग्निशिया टैपो। मिलेडोगाइन इनकॉग्निशिया टैपो, आपको पता है इसमें विच टेक्निक, कौन सा टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जहाँ इन्फेक्शन ऑफ टोबैको प्लांट। आपको टोबैको प्लांट्स के अंदर एक नेमेटोड्स होती है जो अक्सर इन्फेक्शन को कॉज करती है, और उस रूट्स के अंदर या किसी भी तरह उसके क्या टोबैको की इल्ड क्या कर देती है, कम कर देती है। कौन सा, ये मिलेडोगाइन इनकॉग्निशिया। अब हम सोचिए कि हम कैसे इसको सेव कर सकते हैं। ऑफकोर्स ये मिलेडोगाइन इनकॉग्निशिया जब इन्फेक्ट करेगी तो क्या बनाएंगे, ये जो है कि अपना जेनेटिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस करेगी, और जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा उसका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाएगा, और वो प्रोटीन ही उस पेड़ के लिए क्या करेगा, बीमारी का कारण बनेगा, प्रोटीन। अब सोचिए कैसे दोस्त बनता है। हमने मान लिया कि ए मिलेडोगाइन इनकॉग्निशिया क्या होता है, मान लीजिए ए मिलेडोगाइन इनकॉग्निशिया है और एक टोबैको का रूट है, और अक्सर इन्फेक्शन करके ये इन्फेक्शन करके इसको क्या कर दे, इसकी इल्ड को कम कर देते, प्रोडक्टिविटी कम कर देती है। इसको कैसे रोकना है, कैसे ये प्रोडक्टिविटी कम करेगी, जब ये इन्फेक्शन कॉज करेगी इसके अंदर तो जेनेटिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस करेगी, और जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करके ट्रांसलेशन करेगा और प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन वही बीमारी जो कॉज करेगा। तो इसके अंदर वो बीमारी करने वाली जीन इसके अंदर पाया जाता है, मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का प्रोटीन बनाकर बीमारी इसके अंदर करके इसकी प्रोडक्टिविटी कम कर देता है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसका जो जीन पता करते हैं बीमारी कौन करता है, बीमारी कॉज करने वाले जीन को पता किया, और उस कोडॉन को हमने आर्टिफिशियली लैब के अंदर प्रिपेयर कर लिया, और लैब के अंदर प्रिपेयर कर लिया, और अलग से एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियम जो प्लांट के अंदर इन्फेक्शन कॉज करते हैं उनके प्लाज्मिड के साथ हम ऐड करके जो हमने लैब के अंदर आर्टिफिशियल बनाया है
और उसको इन्फेक्शन कॉज करवा दे किसके साथ, प्लांट के साथ, टोबैको प्लांट के साथ, मतलब वो डीएनए उसमें चला गया है, उसका मिलेटोगाइन इनकॉग्निशिया का जो वो जीन का जो डीएनए है जो बीमारी कॉज करता है वो चला गया है। ठीक है, अगली बार जब भी ये इन्फेक्शन कॉज करेगा इस टोबैको प्लांट्स के अंदर तो जेनेटिक इंट्रोड्यूस करेगा और आरएनए करके ट्रांसक्रिप्शन में प्रोटीन बनाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएगा और वो प्रोटीन में कन्वर्ट होगा। जब भी ये सिंगल स्ट्रैंडेड इन्फेक्शन करने के बाद, जब जेनेटिक इंट्रोड्यूस करने के बाद जब वो बनाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बीमारी करने के लिए, तब हमको पता है कि इसका ऑलरेडी हम लैब के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री तैयार करके इस प्लांट के अंदर डाल दिया है। तो अब चूंकि कॉम्प्लीमेंट्री पाएगा, जब लैब के अंदर जो डाला उसके इसके आरएनए के साथ क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, मतलब एक दूसरे का अपोजिट मिलेगा। तो अपोजिट मिलेंगे तो आराम से आकर अपने आप आराम से आकर जुड़ जाएंगे। जैसे ही आरएनए बनाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, उसका ऑलरेडी उसमें प्लांट के अंदर हमने जीन के अंदर इंसर्ट कर रखा है इसकी कॉम्प्लीमेंट्री, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री ऑलरेडी प्लांट के अंदर इंसर्टेड है। तो क्या करेगा, दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे। और आपको पता है कभी भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोटीन नहीं बना सकता, प्रोटीन नहीं बनाएगा तो इन्फेक्शन को कॉज कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, और इस तरह से हम क्या करते हैं, टोबैको की यील्ड को हम क्या कर लेते हैं, बचा लेते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये तो मैं कुछ नहीं बताया, बहुत सिंपल, बहुत छोटी चीज़ विचार अभी रखी है, बहुत ही डिटेल विचार, बहुत ही अच्छे से समझाने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, क्योंकि मेरे पास उसमें भरपूर समय होगा बहुत ज़्यादा डिस्कस करने के लिए। ठीक है, चलिए तो हम जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए तो हाँ, तो मतलब आरएनए बना के क्या कर दिया हमने, लैब के अंदर जो बनाया आरएनए बना के उसको इंटरफेरेंस कर दिया, कॉम्प्लीमेंट्री करके रोक दिया था। आरएनए इंटरफेरेंट टेक्निक होता है, फायर एंड मेलोस ने इसकी डिस्कवरी की थी और इसके लिए नोबेल प्राइज भी उन्हें मिला था। ठीक है, चलिए 68 की तरफ मूव करते हैं। 68 की तरफ मूव करते हैं, जहाँ पे जीन थेरेपी वाज फर्स्ट यूज टू रिमूव अ डिफिशियंसी विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम होता है। जीन थेरेपी, आपको आसांते डिसिल्वा 4 ईयर ओल्ड्स गर्ल्स थी, आपको पता है जीन थेरेपी का फॉल्टी जीन को नॉर्मल फंक्शनल जीन के साथ रिप्लेस किया जाता है और एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की कमी थी, ये एंजाइम कमी थी, तो इस एंजाइम को बनाने वाली जीन गड़बड़ था। आप चूंकि ना 4 ईयर ओल्ड्स गर्ल्स को पहली बार जीन थेरेपी की गई थी, किसके लिए, एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी की वजह से। एडिनोसिन डीएमिनेज नाम के एंजाइम इस लड़की के अंदर कम बन रहा था, तो ओवरऑल चूंकि इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंजाइम, तो इम्यून सिस्टम इसके ठप हो गई थी। तो सोचिए एंजाइम को बनाने वाला कोई जीन होगा और वही जीन गड़बड़ा गया था, उस फॉल्टी जीन होगा, तो उस फॉल्टी जीन को नॉर्मल फंक्शनल जीन के साथ रिप्लेसमेंट करना था। ठीक है, तो उसके अंदर क्या कमी हुई थी, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल उसमें पढ़ेंगे, एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन देखेंगे, जहाँ पे हम किसमें पढ़ेंगे, एप्लीकेशन पार्ट इन मेडिकल, वहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम बस काम की बात यहाँ पढ़ लेते हैं। जीन थेरेपी वाज फर्स्ट यूज टू रिमूव डिफिशियंसी ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम, कौन सा, एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी होता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट है 26। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए, 2 क्वेश्चन और बचा है, मैं आपको ऐसे, मुझे लगता है आपको ऐसे ही डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, पीडीएफ लग रहा है नहीं हो पाया है। हाँ ठीक है, हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, आप सुन लीजिए, आप देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन के अंदर ये सब कम्युनिटी पोस्ट के अंदर डाल देंगे। ठीक है, इन 1997 के देखो अमेरिकन कंपनी कौन थी, राइसटेक कंपनी थी, और राइसटेक कंपनी क्या थी कि हमारे बासमती राइस का कुछ जीन को इस्तेमाल कर लेती, क्योंकि हमारे बासमती राइस के एक एक जीन के ऊपर भारतीयों का अधिकार है, उसे कोई यूज नहीं कर सकता है बिना उससे परमिशन लिए, बिना उसे रॉयल्टी दिए, कोई भी देश उसे यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन अमेरिका का राइसटेक कंपनी ने क्या किया था कि बासमती राइस का जो जिसका फ्लेवर है, एरोमा है, इसके जीन को निकाल के अपने एरिया का उस सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस के साथ क्या कर लिया था, ऐड कर लिया था और नया बासमती राइस को डेवलप कर लिया था, जो कि ये इलीगल है, ये सही नहीं है, क्योंकि उसे अगर हमारी बासमती राइस का जीन को इस्तेमाल करना था तो हमारी भारतीय सरकार, हमारे भारतीयों से क्या करना चाहिए, उसे परमिशन लेना चाहिए, और परमिशन अलाउ होने के बाद उसे रॉयल्टी देना होता है ना, और इसलिए इलीगल काम किया था इन्होंने, बासमती राइस का जीन चुराया और अपने क्षेत्र का सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस के साथ उसको जीन को अटैच कर लिया। बायोटेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग के थ्रू बहुत आसान है, और एक नया बासमती राइस उन्होंने डेवलप करके उसके ऊपर पेटेंट इन्होंने करा लिया था। समझ में आया, वापस से इंडियन गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्टिव हुई और ये पुनः वापस हम लोग वापस क्लेम किए और अपने पास इस क्लेम को, उसके पेटेंट को कैंसिल करवाया गया। ठीक है, तो ये समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन
सेमी ड्वार्फ वैरायटी, याद रखिए सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस के साथ वो बासमती जीन को ऐड किया था। ठीक है, नेक्स्ट 70, विच ह्यूमन प्रोटीन इज फाउंड इन मिल्क ऑफ द प्रोटीन ट्रांसजेनिक काउ रे। आपको पता है ट्रांसजेनिक काउ रोजी, एक ट्रांसजेनिक काउ रोजी था। क्योंकि आपको पता है जब बेबी होता है, बेबी को मिल्क जो उसके मदर के मिल्क जो होता है ना, उस समय उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, डॉक्टर रिकमेंडेड करता है। लेकिन उस जीन को, उस दौरान जो मिल्क बनता है, उस जीन को क्या किया गया, आइसोलेट करके क्या किया, रोजी काउ के अंदर इंसर्ट किया गया था, और वहाँ से सेम एज इट इज सेम कंटेंट फैट प्रोटीन की तरह मिल्क को प्रोड्यूस किया गया था। कौन सा, अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। कौन सा, अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। तो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग प्रोटीन्स फाउंड इन मिल्क फॉर द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी। उसके अंदर ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन था। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को हम एंड करते हैं। और मैं आपको एक और स्लाइड क्या इधर, है तो देखिए, है क्वेश्चन है, राइस टेक कंपनी, कौन सा, सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस, और बीच ऑफ द फ्लोइंग प्रोटीन्स फाउंड इन मिल्क ऑफ द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ दैट इज कॉल्ड अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। आपको याद है, चलिए आप इसे याद रखेंगे, हम बहुत ज़्यादा डिटेल हम पढ़ेंगे, समझेंगे इसको और आगे। चलिए कुछ और है क्या, चलिए तो अब मैं वीडियो को एंड करूंगा फ्रेंड, और मैं बता दूं दोस्त कि हम आज शाम को 6 बजे मेरी इच्छा, मैं चाहता हूं कि मैं आपको ऑनलाइन डायरेक्ट में पढ़ाऊं। आज जो आप मैथ का पेपर दे रहे हैं उसको मैं डायरेक्ट 6 बजे मैं ऑनलाइन आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, और इसके लिए जो यूट्यूब पे क्राइटेरिया है जिसमें 50 मिनिमम सब्सक्राइबर होने पर पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो हम चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाने वाले हैं, बहुत अच्छे से। आप नीट हो चाहे अब बोर्ड हो, हम सभी चीज़ों का बहुत अच्छे से आपको तैयार कराएंगे। मैं कुछ नहीं पढ़ाया हूँ, अभी मैं डिस्कशन बायोलॉजी का आपके साथ किया हूँ। बहुत ज़्यादा अपने अनुभव, बहुत ज़्यादा मतलब कुछ मुझे तो नहीं लगता मैं बहुत ज़्यादा आपको पढ़ा पाया हूँ, क्योंकि आप सोचिए ना, पूरी साल की अच्छी इन्फॉर्मेशन तैयार करने के लिए पूरी साल को समराइज करके चीज़ें पेपर बनाए गए आपके। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बहुत अच्छे से आपको लेक्चर के ड्यूरेशन में पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छी। अभी तो मैं कुछ आपको नहीं बताया हूँ, थोड़ी बहुत चीज़ें हल्की फुल्की जहाँ थोड़ी सी आगे बता देनी चाहिए मैंने बताया है, लेकिन हम सबसे बेहतर, सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ाने वाला हूँ। कहाँ पे, हम कंप्लीट जब लेक्चर लेंगे, ना केवल आप स्टूडेंट की तरफ बल्कि एक टीचर की तरफ सोच पाएंगे, आप एक पेपर को खुद जनरेट कर पाएंगे, बना पाएंगे, आपकी नॉलेज के लेवल इस लेवल पर हम पहुँचाएंगे। ठीक है दोस्त, तो अब वीडियो पे एंड मुझे करना चाहिए, और आज शाम को 6 बजे हम आपके साथ मैथ को लेकर डिस्कस करेंगे जो आप पेपर दे रहे हैं। ठीक है दोस्त, तो आप ध्यान रखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, इस बात की तो कोई चिंता ही नहीं करनी है। ठीक है, मैं रखता हूँ, और क्या करना चाहिए, चलिए ठीक है ना, बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चलिए रखता हूँ, आप पेपर की तैयारी मन से कीजिए, शाम को 6 बजे आपके साथ हम मैथ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए बाय।